हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपनी कक्षा। दिस इज योर फिजिक्स एडुकेटर अक्षय। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी ऑफ आर सीवीटी एमसीक्यू सीरीज। तो जैसा कि आपको पता है हमारी सीरीज ऑलरेडी चल रही है। चैप्टर 3 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। आपको डिस्क्रिप्शन से प्लेलिस्ट की लिंक और चैनल पे भी प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। सीरीज का फोकस बहुत सिंपल है, आपके कॉन्सेप्चुअल और आपकी न्यूमेरिकल अप्रोच को स्ट्रेंथन करना एंड सारे चैप्टर का एंड टू एंड कवरेज करना। सीयूटी जैसा कि आपको पता है ईयर बाय ईयर एक बहुत ही स्टैंडर्ड एग्जाम होते जा रहा है। काफी यूनिक टाइप के क्वेश्चन और काफी यूनिक वे में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट्स भी पूरे चैप्टर में से कहीं से भी पिक कर लिया जा रहा है। तो इस सीरीज में फोकस यही है कि अराउंड 30 से 40 हम आपके लिए एमसीक्यूज लेके आ रहे हैं, जिसमें लगभग सारे कॉन्सेप्ट्स और न्यूमेरिकल्स मैं आपके साथ कवर कर देता हूं। ऑल्सो कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथनिंग के लिए आप हमारे एनसीईआरटी के नोट्स भी क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ये बहुत हेल्प करेंगे आपको कॉन्सेप्ट्स को क्विकली रिवाइज करने में। इंपॉर्टेंट बात यह है कि सीयूईटी का जो सिलेबस है वो क्लास 12th के सिलेबस के बेसिस पे ही डिसाइड किया गया है। मतलब एग्जैक्टली आपके एनसीईआरटी यहां पे यूज होती है। तो ये आपको रिवर्स हेल्प करने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी। तो अगर आप सीयूईटी प्रिपेयर कर रहे हैं तो एक तरीके से आप बोर्ड में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। अगर आप बोर्ड में बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो आप सीयूईटी में ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं। द ओनली थिंग इज अपनी अप्रोच को एमसीक्यू बनाना है। अच्छा, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, जब क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे तो दो यूनिक चीजें इस सीरीज में है। पहली चीज, जब आप क्वेश्चन देखें तो वीडियो को पॉज करें और खुद क्वेश्चन के बारे में सोचें, कॉन्सेप्ट्स के बारे में इमेजिन करें कि क्या उनके आंसर्स आप गेस कर पा रहे हैं, और फिर मेरे आंसर्स को देखें। दूसरी चीज, जब भी कोई क्वेश्चन सामने आता है तो सिर्फ उस क्वेश्चन के आंसर से रिगार्डिंग हम बात नहीं करते, हम उसके अलावा उस कॉन्सेप्ट से बनने वाले क्वेश्चंस पे भी ध्यान देते हैं। तो ये वीडियो कहीं ना कहीं आपके सिर्फ 30-40 क्वेश्चंस नहीं और बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चंस को कवर कर रहा होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एंड वी आर स्टार्टिंग विद द थर्ड चैप्टर ऑफ सीवीटी एमसीक्यू सीरीज, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डिटरमाइंस द करंट इन अ कंडक्टर। इनमें से कौन सा फैक्टर डिटरमाइन करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिटरमाइंस द करंट इन अ कंडक्टर। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बोथ ड्रिफ्ट एंड थर्मल वेलोसिटी, या नाइदर ड्रिफ्ट एंड थर्मल वेलोसिटी। तो अगर हमें पहले यह पता हो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और थर्मल वेलोसिटी क्या होती है, तब हम इस क्वेश्चन का एक परफेक्ट आंसर अपने दिमाग में डिड्यूस कर पाएंगे। तो देखिए, पहले हम इसको समझते हैं। जब भी कोई कंडक्टर होता है तो हमें पता है हर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते ही हैं, क्योंकि एक तरीके से हर कंडक्टर कुछ एटम से बना है और हर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अपने नेचुरल स्टेट में ही एक मोशन में हमेशा प्रेजेंट होते हैं। तो अपने नेचुरल स्टेट में, मतलब अगर हम उन्हें कोई एक्सटर्नल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में ना रखें, क्योंकि आपको पता है चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स एक्सपीरियंस करता है, अगर हम वो ना भी रखें तो भी इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में मूव कर रहे होते हैं। मतलब अगर हम ओवरऑल मैक्रो लेवल पे देखें तो इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिकली भी वाइब्रेट थोड़ा बहुत कर रहे होते हैं, जिनको हम उनका थर्मल मोशन कहते हैं, या जिनसे आने वाली वेलोसिटी को हम थर्मल वेलोसिटी कहते हैं। अब जो थर्मल वेलोसिटी होती है वो काफी इफेक्टिवली कोई एक कंस्ट्रक्टिव डायरेक्शन में एक्ट नहीं करती। जैसे आप देखें, ये इलेक्ट्रॉन यहां जा रहा है, ये इधर, ये ऊपर, ये नीचे, तो ये इफेक्टिव किसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का मोशन हम नहीं जनरेट कर पाते हैं। और जो इफेक्टिव मोशन होता है इलेक्ट्रॉन, मतलब अगर सारे इलेक्ट्रॉन राइट या लेफ्ट जाने लगे तो उस इफेक्टिव मोशन को ही हम करंट कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जब ये थर्मल वेलोसिटी वाले स्टेट में होते हैं तब ये करंट जनरेट नहीं करते, है ना। अब करंट जनरेट करवाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें एक एक्सटर्नल फील्ड यहां पे लगानी होगी। लेट्स से हमने यहां पे एक एक्सटर्नल फील्ड लगाई। उस एक्सटर्नल फील्ड को लगाने का तरीका क्या है? उस एक्सटर्नल फील्ड को लगाने का तरीका है कि आप एक बैटरी को यहां कनेक्ट कर दें। बैटरी इज अ सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, और उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से हमारी एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाती है, जिससे अब इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा। जो इलेक्ट्रॉन है वो अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे और सारे के सारे इस इफेक्टिव डायरेक्शन में मोशन करने लगेंगे। और जब इनका इफेक्टिव मोशन एक सिंगुलर डायरेक्शन में होगा तो हम उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो इस मोशन को हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट।
अब इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, देखिए इलेक्ट्रॉन तो अपने ऑर्बिट में होते हैं, बस एक सर्टेन मोशन को वो दिखाना स्टार्ट करते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो जब ये इलेक्ट्रॉन आगे जाता है तो आगे भी एक इलेक्ट्रॉन और होगा। तो बेसिकली जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा और आगे वाले इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, डेफिनेटली टकराएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ रैंडम मोशन तब भी हो रहा होगा। तो टकराने के पहले मतलब कोलिजन, क्योंकि ये कोलिजन से जनरेट होने वाली वाइब्रेशनल एनर्जी को ही हम करंट कहते हैं। एक्चुअल मोशन नहीं होता इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन एटम से निकल के नहीं मूव कर जाते हैं, वो सिर्फ वाइब्रेट करते हैं। तो वाइब्रेशन के दौरान कोलिजन भी होते हैं, अगले वाइब्रेशन को प्रोड्यूस करते हैं। वो कोलिजन के पहले जनरेट होने वाली वेलोसिटी को, मतलब जब करंट का सिनेरियो क्रिएट होता है तब जो वेलोसिटी हमारे काम की है वो होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दैट वेलोसिटी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट में कौन कंट्रीब्यूट करता है, सिर्फ ड्रिफ्ट वेलोसिटी अलोन। थर्मल वेलोसिटी का इलेक्ट्रिक करंट में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अ मेटल वायर इज सब्जेक्टेड टू अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस हमने एक मेटल वायर में लगाया। When the temperature of the metal wire increases, then the drift velocity of the electron या in basically यहाँ पे होगा electron increases and thermal velocity of electron decrease। देखिए सिंपल है, तो हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, होता है EE या QE टाउ बाय m। देखिए अब जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, बिल्कुल फंडामेंटल लेवल पे सोचते हैं। जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जो टेम्परेचर है वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाएगा। तो टेम्परेचर जो है वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएगा। काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएगा तो नंबर ऑफ कोलिजन्स ज्यादा होने लगेंगे। नंबर ऑफ कोलिजन जब ज्यादा होने लगेंगे तो हमारा जो टाउ है वो कम हो जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब ज्यादा कोलिजन होने लगेंगे तो कम टाइम में ही कोलिजन होने लगेंगे। ज्यादा कोलिजन का मतलब क्या है, सेम टाइम में ज्यादा नंबर ऑफ कोलिजन लगे, तो जो रिलैक्सेशन टाइम है दो कोलिजन के बीच का टाइम वो कम हो जाएगा। और क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कम हो जाएगी। लेकिन क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की वो थर्मल वेलोसिटी या थर्मल एनर्जी ही होती है, वो थर्मल वेलोसिटी से रिलेट करती है, तो वो हमारी बढ़ रही होगी। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से थर्मल वेलोसिटी तो बढ़ती है, लेकिन जो इफेक्टिव वेलोसिटी, जो ड्रिफ्ट वाली वेलोसिटी, कोलिजन के पहले वाली वेलोसिटी है, वो कम हो जाती है। तो हम कहेंगे द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस एंड द थर्मल वेलोसिटी, नहीं ये ऑप्शन भी नहीं होगा। इंक्रीजेस तो ऑप्शन होगा ही नहीं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, इंक्रीज ऑप्शन नहीं होगा। डिक्रीजेस एंड द थर्मल वेलोसिटी इंक्रीजेस, दैट इज डी इज द राइट ऑप्शन। तो ये पूरा जो डिस्कशन है ये हेल्प करता है और भी डिफरेंट क्वेश्चंस को आंसर करने में। अगर आपसे थर्मल वेलोसिटी कोई आंसर पूछ लिया जाए, कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आपसे काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूछ लिया जाए, नंबर ऑफ कोलिजन के बारे में पूछ लिया जाए, रिलैक्सेशन टाइम के बारे में पूछ लिया जाए, तो आपको पता होना चाहिए कि इस तरीके से इसको हमें अप्रोच करना है। एक बार ये कॉन्सेप्ट दिमाग में क्लियर है तो इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन वहां आता है तो आप वो इजीली क्रैक कर सकते हैं। चलिए, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर अंडर एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इतना इज इतना, देयर मोबिलिटी इज। अब देखिए मोबिलिटी क्या होता है, जो मोबिलिटी होती है वो होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है वो आपको दे रखा है 0.5, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वो होता है माइनस ऑफ डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर या डेल्टा एल। हम यहां पे हमें पता है ये जो डेल्टा वी होता है ये हमेशा हाई माइनस लो होता है ना, सॉरी ये हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है। और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। मतलब अगर ये मेरा इनिशियल और ये मेरा फाइनल है तो ये पक्की बात है कि ये मेरा नेगेटिव होगा और ये मेरा पॉजिटिव होगा। जब मैं इसको यहां रखूंगा तो मेरा ये डेल्टा वी यहां पे है वो एक्चुअली में क्या होगा, वो इनिशियल माइनस फाइनल होगा, सॉरी वो एक तरीके से नेगेटिव माइनस पॉजिटिव होगा। लेकिन मेरा ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ये तो पॉजिटिव माइनस नेगेटिव होता है। मतलब यहां पे जो नेगेटिव है, ध्यान देना, ये जो डेल्टा वी फॉर्मूले का जो डेल्टा वी है वो फाइनल माइनस इनिशियल होता है। उस फाइनल मतलब लो पोटेंशियल माइनस हाई पोटेंशियल। तो मेरा ये डेल्टा वी काम का नहीं है, मैं अब इसमें नेगेटिव माइनस कर देता हूं
तो ये मेरा पॉजिटिव माइनस नेगेटिव हो जाता है और इसकी वैल्यू मुझे दे रखी है 220। तो एक तरीके से आपको ये पता होना चाहिए, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि इस माइनस डेल्टा वी की वैल्यू 220 होती है। ये आ गया 1/2 या 0.5, ये आ गया 220 और ये ऊपर चला गया 2। तो ये आ गया आपका एक तरीके से 1/2। तो 1/220 आपका आंसर है, जिसकी वैल्यू लगभग लगभग आ जाएगी 1000 डिवाइड बाई 220 इंटू 10⁻³ 4.5 है ना, 5 वाली 55, 4.55। तो आंसर इसका लगभग लगभग 4.6 इंटू 10⁻। लेकिन एक्चुअली में क्या होगा कि उनको नियरेस्ट उसके तरफ देना होगा आंसर। तो इसका आंसर डी ऑप्शन, अभी के ऑप्शंस के हिसाब से बेस्ट यही जाएगा। डी ऑप्शन विल बी दी परफेक्ट ऑप्शन दैट विल गो अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशन। तो एक्चुअल आंसर तो 4.6 के आसपास आना चाहिए था, लेकिन क्योंकि वहां पे सिग्निफिकेंट नंबर के हिसाब से देखा गया होगा आंसर, तो सिग्निफिकेंट नंबर के हिसाब से आपको स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में उसको आंसर देना था। तो एक्चुअली 0.46 हो जाता, फिर वो बाद में 0.5 बन जाता। तो यहां पे जो बेस्ट आंसर जा रहा है वो हमारा जा रहा है 5 इंटू 10⁻³ ठीक है। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। Given a current carrying wire of non-uniform cross section, which of the following is constant throughout the length of a wire? Very important question, very important concept. बोला जा रहा है एक नॉन यूनिफॉर्म एरिया का वायर है, तो ऐसी कौन सी चीज है जो इसमें कांस्टेंट रहती है थ्रू आउट द लेंथ? तो देखिए सिर्फ एक चीज है जो हमेशा कांस्टेंट रहेगी थ्रू आउट द लेंथ, दैट इज करंट। क्योंकि अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें, बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करें, तो जो करंट है वो क्या है? वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू इन अ यूनिट टाइम है, तो वो एक नंबर है। अब इसका मतलब अगर मैं यहां पे एक एरिया बनाता हूं और मैं यहां पे एरिया बनाता हूं, तो जो नंबर होगा, यहां से अगर 5 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो यहां से ही 5 ही जा रहे होंगे और आगे ही 5 ही जा रहे होंगे। तो ये नंबर कभी चेंज नहीं होता, क्योंकि एक फिजिकल नंबर है, क्वांटिटी है। इसलिए हम ये देखते हैं कि करंट जो है वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है थ्रू आउट द कंडक्टर। ड्रिफ्ट वेलोसिटी डेफिनेटली चेंज हो सकती है, क्योंकि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो एक तरीके से कोलिजन के पहले की वेलोसिटी, और जहां पे एरिया ज्यादा होगा उतने ही पार्टिकल्स को ज्यादा एरिया जब मिलेगा तो ज्यादा स्पेस मिलेगा, तो ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी को अचीव कर पाएंगे। तो जो एकमात्र चीज हमारी कांस्टेंट रहेगी दैट विल बी करंट ओनली। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो मिक्स ऑफ बोथ क्वेश्चन डाले गए हैं। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इस चैप्टर की जान है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा चैप्टर है जो आप अगर बोर्ड में या सीयूटी दोनों में देखेंगे सबसे ज्यादा मार्क्स के कवर होने वाले चैप्टर में से है। एक मार्क अगर हम एक चैप्टर की बात करें तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आने वाले चैप्टर्स में से है, और अगर हम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस की बात करें तो इस चैप्टर से सबसे ज्यादा बनते हैं। तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पे इस चैप्टर में बड़ा हमें ध्यान देना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। A potential difference V is applied across a conductor of length L and diameter D. How are the electric field and resistance of the conductor affected when V is halved? Okay. तो पहले हम देखते हैं, हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल से क्या रिलेशन है देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है -ΔV/ΔL। अगर हम इसको हाफ करेंगे तो ये भी हाफ होगा, डेफिनेटली हाफ होगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो हाफ होगी ही होगी। अब हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं। रेजिस्टेंस जो होता है वो होता है ρL/A। तो यहां पे क्या हाफ किया गया है? V को हाफ किया गया है। पोटेंशियल डिफरेंस को हाफ करने से रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं होगा।
तो रेजिस्टेंस हमारा कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड तो हाफ होगी, लेकिन रेजिस्टेंस में कोई फर्क नहीं आएगा। रेजिस्टेंस एक फिजिकल क्वांटिटी होती है, वो किसी एक्सटर्नल चीज पर डिपेंड नहीं करती। हाँ, फिजिकल को चेंज कर देते आप, मान लीजिए आप लेंथ को चेंज कर देते, आप एरिया को चेंज कर देते, तो डेफिनेटली रेजिस्टेंस में फर्क आता। अब यहां पे एक चीज रेजिस्टिविटी है, उसके बारे में भी आप जान जाइए। रेजिस्टिविटी तो लेंथ और एरिया पे भी डिपेंड नहीं करती, ये सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है। एक है नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है, एक और फैक्टर इस पे डिपेंड करती है, वो है टेम्परेचर पे। टेम्परेचर चलो एक एक्सटर्नल क्वांटिटी है, अगर हम फंडामेंटली सोचें तो सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है, मतलब रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर और एल्यूमिनियम अलग अलग होगी, उससे रेजिस्टिविटी फर्क चेंज आती है। और टेम्परेचर बढ़ाने से भी रेजिस्टिविटी बढ़ती है फॉर कंडक्टर। तो ये दोनों फैक्टर रेजिस्टिविटी के हैं। रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है, तो सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने से उस पर कोई फर्क नहीं होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डेफिनेटली पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है, तो उससे उस पर फर्क आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सिलिकॉन एंड कॉपर आर कूल्ड फ्रॉम 300 टू इतना केल्विन। तो सिलिकॉन पहले आपको पता होना चाहिए एक सेमीकंडक्टर है, कॉपर आपको पता होना चाहिए एक कंडक्टर है। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। 300 टू टेम्परेचर 60 केल्विन पे गए, मतलब टेम्परेचर जो है वो क्या किया है हमने, डिक्रीज किया है दोनों का। तो अब यहां पे हमें कॉन्सेप्चुअल बात पता होनी चाहिए, क्या कि जैसे ही हम टेम्परेचर कम करते हैं, जो रेजिस्टिविटी होती है वो कम होती है कंडक्टर के लिए, और इनके लिए रेजिस्टिविटी बढ़ती है। या फिर उल्टा याद रख सकते हैं कि अगर यहां पे टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो सेमीकंडक्टर्स के लिए जो रेजिस्टेंस है वो कम होता है, जबकि यहां पे अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो यहां पे रेजिस्टिविटी बढ़ती है, रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, यहां रेजिस्टिविटी कम होती है और रेजिस्टेंस भी कम होता है। तो अभी टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो रेजिस्टिविटी जो होगी वो क्या होगी, वो बढ़ेगी फॉर सेमीकंडक्टर। तो फॉर सिलिकॉन इट इंक्रीजेस, फॉर कॉपर इट डिक्रीजेस। तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पे स्टार मार्क कर लीजिए, बिकॉज इससे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बड़ी ज्यादा है, क्योंकि ये एक बड़ी कंफ्यूजिंग सी चीज होती है जो बच्चे भूल जाते हैं, क्योंकि वो कंडक्टर का तो याद रख लेते हैं बट वो सेमीकंडक्टर और एलॉयज का याद नहीं रख पाते, तो आपको इसका ध्यान रखना है। चलिए 7th क्वेश्चन देखते हैं। द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, अभी न्यूमेरिकल्स भी आएंगे बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि इसमें किरचॉफ लॉ, व्हीटस्टोन ब्रिज, आपके सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, सब पे बहुत प्यारे क्वेश्चंस बनते हैं, वो भी हम देखेंगे। द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीजेस विद, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का क्या मतलब होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब होता है रेजिस्टिविटी। तो ये टर्म्स के साथ आपके साथ कभी कभी क्या किया जाएगा, आपको कंफ्यूज किया जाएगा, तो आपको अभी से मैं टर्म्स की इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टिविटी होता है। रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो मैंने अभी आपको बताया कंडक्टर के लिए जो रेजिस्टिविटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है। तो डेफिनेटली अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। क्या रेजिस्टिविटी क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करती है, मैंने बताया था अभी नहीं। क्या लेंथ पे डिपेंड करती है, नहीं। क्या क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करती है, नहीं। तो रेजिस्टिविटी सिर्फ दो चीजों पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटेरियल, तो रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, और नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो टेम्परेचर डिपेंडेंसी की हम बात कर रहे थे सेमीकंडक्टर और कंडक्टर्स के बीच में, उसी पे ये नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड है। एंड यही वो ग्राफ है जो एनसीईआरटी से लिया गया है। तो ये एनसीईआरटी बेस्ड कंप्लीटली एनसीईआरटी से पिक्ड है एज इट इज। तो आपको याद होना चाहिए कि एनसीईआरटी के ग्राफ कौन कौन से हमारे जरूरी हैं। द टेम्परेचर टी डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय। तो सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी कैसे डिपेंड करती है, तो जैसा मैंने आपको बताया कि सेमीकंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी है टेम्परेचर के साथ वो कम होती है और वो एक्सपोनेंशियली कम होती है। अगर रजिस्टर की बात करते तो रजिस्टर के लिए लगभग ये ग्राफ बनता,
तो कंडक्टर के लिए एक तरीके से ऐसा ग्राफ बनता और सेमीकंडक्टर के लिए ये वाला ग्राफ बनता है। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनमें जो कंडक्शन का प्रोसेस होता है सेमीकंडक्टर में वो काफी डिफरेंट होता है कंपेयर टू कंडक्टर। सेमीकंडक्टर में होल्स और इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज से कंडक्टिविटी होती है, जबकि कंडक्टर में इट इज जस्ट फ्रॉम द वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो डिफरेंस इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, इसलिए इनमें डिपेंडेंसी अलग होती है। चलिए नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं। From the graph between current and the voltage V as shown in figure, identify the portion corresponding to negative resistance. अब ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कहां से आया हुआ है? ओम्स लॉ से आया हुआ है। देखिए ओम्स लॉ कहता है, पहले हम इसको समझते हैं। ओम्स लॉ कहता है कि जब भी आप किसी कंडक्टर में एक पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी लगाएंगे तो वो वहां पे करंट लेके आएगा, और अगर मैं इस पोटेंशियल डिफरेंस को करंट के साथ रिलेट करना चाहूं तो वो इस फॉर्मूले से रिलेट हो सकता है, जहां पे जो आर है ये रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर कहलाता है, ये उसकी एक फिजिकल प्रॉपर्टी। अब इसी चीज को अगर हम एक ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, जिसको हम वी आई कैरेक्टरिस्टिक भी कह सकते हैं कंडक्टर्स के लिए, तो हमें यहां से एक सिंपल सी चीज समझ आ रही है कि जो आर है वो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई भी होगा। मतलब अगर मैं इसको वाई एक्सिस और इसको एक्स एक्सिस पे रख दूं तो जो भी मेरा ग्राफ यहां बनने वाला है, जो भी मेरा यहां ग्राफ बनने वाला है वो मेरा क्या देगा, उसका जो स्लोप होगा ग्राफ का, उसका जो एंगल होगा tan अल्फा, वही मेरा रेजिस्टेंस देगा, है ना। मतलब स्लोप ऑफ वी आई कर्व है ना, वो क्या देगा, मेरा रेजिस्टेंस देगा। अब पहली चीज तो इन्होंने क्या करा, इसको ट्रिक तरीके से चेंज कर दिया। अब देखिए यहां पे वी ला दिया, यहां पे आई, मतलब हमें एंगल यहां से देखना पड़ेगा अल्फा। अब चेक क्या करना है कि जिस भी रीजन का जो अल्फा है अगर वो 90 से छोटा है तो हमें पता है भाई कि tan अल्फा की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव आएगी, और पॉजिटिव का मतलब कि रेजिस्टेंस पॉजिटिव है ना, क्योंकि tan अल्फा से ही तो रेजिस्टेंस आ रहा है। और जहां भी अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 आएगी वहां पे हमें पता है tan की वैल्यू क्या आती है, बताइए। 90 से बड़े एंगल के लिए tan नेगेटिव होता है, मतलब रेजिस्टेंस भी नेगेटिव आएगा। तो हमें बस ये देखना है कि करंट वाली एक्सिस से जो एंगल बन रहा है वो 90 से बड़ा कहां है। तो ये तो हमारा रीजन 1 हो गया। अब रीजन 2 अपना ये वाला आ रहा है, देखो आप ये वाला रीजन। इस रीजन में जो एंगल बन रहा है यहां पे, ये अगर हम और आगे बढ़ाएं तो ये एंगल देखना पड़ता है हमें बीटा, ये एंगल 90 से बड़ा है। तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि ये जो इलाका है ये आर नेगेटिव वाला इलाका है। अच्छा यहां पे भी हम बात करेंगे तो आप देखिए जब ये आगे जाएगा तो ये जो एंगल बनेगा ये 90 से छोटा ही होगा। तो सिर्फ सीडी जो रीजन है अगर आप ध्यान से देखें, वही एंगल, वही आई एक्सिस से जो एंगल है वो 90 से बड़ा बना रहा है। मतलब सीडी जो एरिया है वो नेगेटिव रेजिस्टेंस एरिया है। मतलब आंसर जो आपका हो जाएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा। तो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अगर आपको है कॉन्सेप्ट्स की तो फिर आप उसके न्यूमेरिकल्स हो, ग्राफ हो, कोई भी चीज हो, क्रैक इजीली कर सकते हैं। चलिए, द VI ग्राफ ऑफ अ मटेरियल इज गिवन एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स। दो मटेरियल्स का नहीं, एक सिंगल मटेरियल का अलग अलग टेम्परेचर पे VI ग्राफ दिया है। आपको क्या बताना है, T1 T2 में रिलेशन बताना है। देखिए बड़ा सिंपल है, कैसे करेंगे इसको। अभी मैंने आपको बताया कि अगर ये मेरी करंट एक्सिस है और ये मेरी वोल्टेज एक्सिस है, तो मतलब यहां से जो एंगल बन रहे होंगे करंट एक्सिस से एंगल है ना, क्योंकि करंट एक्सिस से ही एंगल देखना है, वो एंगल हमारा मतलब हमारा जो tan अल्फा होगा वो एक तरीके से हमारा रेजिस्टेंस दे रहा होगा, ये वाला रेजिस्टेंस तो हम कह देते हैं वो हमें R2 दे रहा होगा, और जो tan बीटा होगा वो हमारा रेजिस्टेंस 1 दे रहा होगा। अच्छा ये हमें क्लियर दिख रहा है कि बीटा ग्रेटर देन अल्फा है, मतलब कि tan बीटा भी क्या होगा, tan अल्फा से बड़ा होगा। और अगर ऐसा है तो हमारा R2 भी R1 से बड़ा होगा, सॉरी R1 भी R2 से बड़ा होगा। इसका क्या मतलब है, सेम मटेरियल के अलग अलग रेजिस्टेंस, मतलब सेम मटेरियल के अलग अलग टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस निकाले जा रहे हैं, इसलिए ऐसा आ रहा है। और हमें पता है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, हमें ये रिलेशन भी पता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जो यहां रेजिस्टेंस बड़ा है उसका टेम्परेचर भी बड़ा
होगा, मतलब जो टेम्परेचर 1 है टेम्परेचर 2 से वो बड़ा होगा, हायर टेम्परेचर पे होगा, तभी हायर रेजिस्टेंस वो शो कर रहा है। ऐसा क्यों होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, हायर टेम्परेचर पे हायर वाइब्रेशंस होते हैं, और हायर वाइब्रेशन ज्यादा नंबर ऑफ कोलिजन करते हैं, ज्यादा कोलिजन से ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीजेस विद रिस्पेक्ट विथ टेम्परेचर बिकॉज, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्यों बढ़ती है, तो अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा था इस चीज को, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो कोलिजन्स बढ़ते हैं, कोलिजन बढ़ने से रजिस्टिविटी बढ़ती है, तो अगर रजिस्टिविटी बढ़ेगी तो कंडक्टिविटी क्या होगी, कम होगी, सिंपल सी बात है। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस विद टेम्परेचर, बिल्कुल सही बात है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी ये भी लिख सकते हैं आप, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है। अच्छा, मेटल एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग, ये तो इसका बिल्कुल रीजन नहीं है कंडक्टिविटी कम होने का। द एटम्स ऑफ मेटल वाइब्रेट मोर हायर, एटम की बात भी नहीं करेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मेटल्स हैव लो स्पेसिफिक हीट, लो स्पेसिफिक हीट की बात भी नहीं करेंगे। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, एनर्जी बढ़ने से कोलिजन बढ़ जाते हैं, कोलिजन बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है या रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है, और कंडक्टिविटी कम हो जाती है। तो कोलिजन एनर्जी, यहां से उसका रिलेशन आता है कंडक्टिविटी एज अ प्रॉपर्टी का। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजा आएगा। द प्लॉट रिप्रेजेंट्स द फ्लो ऑफ करंट थ्रू अ वायर एट 3 डिफरेंट टाइम्स, द रेशियो ऑफ चार्जेस फ्लोइंग थ्रू द वायर इज, 3 डिफरेंट टाइम है, इसको हम कह देते हैं टाइम T1, ये जो इंटरवल है T1 इंटरवल है, इसको T2 इंटरवल कह देते हैं, और इसको T3 इंटरवल कह देते हैं। पूछा जा रहा है कि जो करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है, इससे चार्जेस के बारे में जानकारी दीजिए। देखते हैं कि हम इस ग्राफ से चार्जेस कैलकुलेट कैसे करेंगे, पहले इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए, तो हमें कॉन्सेप्ट के लिए हमेशा एक फॉर्मूले के पे सोचना होगा। देखो, जितना ज्यादा क्लैरिटी फॉर्मूलों की होगी आपको, उतनी इजीली आपको किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने में होगी। तो जो करंट होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज होता है, और अगर मैं चार्ज की बात करूं तो वो करंट किसी पर्टिकुलर टाइम पे करंट और स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम होता है। अगर मैं टोटल चार्ज क्यू की बात करूं तो इसी स्मॉल चार्ज को इंटीग्रेट करके आ जाएगा, मतलब वो इसी आई डी टी को इंटीग्रेट करके आ जाएगा। अब देखिए, अगर मैं इसी को इससे कंपेयर करूं, इसको मैं y मान लूं और इसको मैं x मान लूं, तो एक तरीके से यही चीज मेरी इंटीग्रेशन y dx हो रही है। अब इसको हम ग्राफ में देखते हैं, ये मेरी y एक्सिस, ये मेरी x एक्सिस, अगर मैं इंटीग्रेशन y dx सोचूं तो यही मेरा क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व होता है, एरिया अंडर y एक्स कर्व होता है। मतलब क्या, मतलब ये कि जो मेरा I वर्सेस टाइम का ग्राफ है, करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है, उसी का एरिया मुझे चार्ज देगा। मतलब अगर मैं यहां पे इतना एरिया निकाल लेता हूं तो ये एरिया मुझे क्या दे देगा, Q1 दे देगा, ये एरिया मुझे Q2 दे देगा, और ये एरिया मुझे Q3 दे देगा। चलिए, तो एरिया पे फोकस करते हैं, यही निकाल लेते हैं एरिया। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1, तो ये मेरा आ जाएगा 3, सॉरी 2 इंटू 1 2, ये आ जाएगा, ये जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये भी रेक्टेंगल है तो 2 इंटू 1, ये भी आ जाएगा 2, और ये वाला एक ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ 2 इंटू 2 4/2, ये आ जाएगा 2। तो एक्चुअली में हमारा सारा ही जो एरिया आ गया वो आ गया 2 2 2, मतलब कि जो रेशियो आ गया वो आ गया 1:1:1, है ना। ये भी 2 यूनिट्स आ रहा है, आप देखो 2 इंटू 1 2, ये भी आ रहा है 1 इंटू 2 2, और ये भी आ रहा है 2 इंटू 2 4/2 2, दैट इज 1:1:1। तो सेम रेशियो में चार्ज जो है वो फ्लो हो रहा है बिटवीन डिफरेंट टाइम इंटरवल्स। चलिए, द करंट इन अ वायर विद टाइम varies with time according to the equation I is equal to 4 plus 2t, where I is in ampere and t is in seconds. The quantity of charge which passes through a cross section of wire during the time is.
तो अभी हमने इस कॉन्सेप्ट को देखा, अब उसी कॉन्सेप्ट का एक डिफरेंट टाइप का एप्लीकेशन आपके सामने है। आपको करंट की इक्वेशन दे रखी है 4+2t और आपको चार्ज के बारे में पूछा गया है। अभी हमने देखा था कि जो चार्ज होता है वो करंट का इंटीग्रेशन होता है ओवर टाइम। मतलब अगर हम टोटल चार्ज निकालना चाहते हैं फ्रॉम t इक्वल टू t इक्वल टू 6, तो हमें कुछ नहीं करना, यहां पे करंट की इक्वेशन रखनी है और उसे क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। अब इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूले आपको आने चाहिए। 11th क्लास की जो सीरीज है उसमें जाके आप इंटीग्रेशन भी देख सकते हैं, वहां पे कवर किया गया है। तो चार्ज की वैल्यू आ जाएगी, इसको इंटीग्रेट करिए, 4 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 4t और 2t का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2t²/2। और यहां पे हम लिमिट रखेंगे t इक्वल टू 2 से t इक्वल टू 6 की। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करने के लिए पहले आप क्या करते हैं, अपर लिमिट रखते हैं टाइम की, तो ये जाएगा 24 + 36 माइनस लोअर लिमिट दैट इज 8 + 4, ये आ जाएगा आपका 30 + 30 60 माइनस 12 48 कूलॉम आपका चार्ज होगा जो फ्लो कर रहा होगा इतने टाइम में। द आंसर विल बी 48C, 48 कूलॉम। इसी तरीके से चार्ज देके करंट भी पूछ सकते थे। तो अगर चार्ज देके करंट पूछते तो फिर हम करंट के लिए चार्ज को डिफरेंशिएट करते और हमारे पास करंट आ जाता। तो दोनों तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं यहां पे, डिपेंडिंग ऑन क्या आपको गिवन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 wires of same metal have same length but their cross section are in ratio 3:1. They are joined in series. The resistance of thicker wire is 10 ohm. The total resistance of the combination is, देखिए बोला जा रहा है कि एक रेजिस्टेंस R है, R1 है, और एक रेजिस्टेंस R2 है। इनकी जो लेंथ है दोनों की L है, लेकिन जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कुछ इस तरीके से है कि जो पहले वाले का एरिया है जो A1/A2 है वो 3:1 है। मतलब जो पहले वाले के एरिया A1 है वो 3 टाइम्स A2 है। A1 जो है वो 3 टाइम्स A2 है। अच्छा, सेम मटेरियल के हैं, सेम मेटल के हैं, तो अगर हम इनकी रेजिस्टिविटी की बात करें तो वो भी इनकी सेम ही है। तो हम चाहें तो पहले रेजिस्टेंसेस के रेशियो निकाल सकते हैं R1/R2 से। फॉर्मूला होता है ρL1/A1 ρL1/A2, क्योंकि L इनका सेम है, रेजिस्टिविटी भी सेम, लेंथ भी सेम। तो यहां से आपको मिल जाएगा A2/A1 और A2/A1 की वैल्यू 1:3 है। जो थिकर वाला वायर है, देखिए थिकर वाला वायर कौन सा है, जिसका एरिया बड़ा है, मतलब R1 की वैल्यू जो है ना, वो 10 दे रखी है, तो R2 की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 30 ओम। R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 ओम, क्योंकि थिकर वायर A1 होगा, इसकी वैल्यू आपको 10 ओम दे रखी। अब आपसे बोला है दे आर जॉइंड इन सीरीज, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, तो सीरीज में जो R इक्विवेलेंट आता है दो रेजिस्टेंस का, वो सीधे सीधे R1 + R2 आ जाता है। R1 की वैल्यू 10 है, R2 की वैल्यू आपने 30 निकाल ली, टोटल आंसर आ जाएगा आपका 40 ओम। तो द आंसर विल बी 40 ओम। अगर पैरेलल पूछ लेते तो पैरेलल के लिए हम फॉर्मूला लगा देते R1/R2 + R2, जो कि जाता 10 × 3 300/40 15/2 ओम्स आपका आंसर आता, जो कि कहीं पे ऑप्शन में नहीं था, बट ये हमारा ऑप्शन होना चाहिए था। 10 × 30 यस अपॉन 40 शुड हैव बीन आवर ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द करंट इन द गिवन सर्किट इज, इस सर्किट का करंट क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको रिजॉल्व करना आना चाहिए एक बड़े सर्किट को छोटे सर्किट में। अगर मैं ध्यान से देखूं, मेरे पास ये एक 3 ओम का रेजिस्टेंस है, ये एक 6 ओम का रेजिस्टेंस है, और ये भी एक 6 ओम का रेजिस्टेंस है।
हम अब ये आइडेंटिफाई करते हैं पहले कि इसमें से सीरीज और पैरेलल में कौन है। तो देखिए ये जो दोनों रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ये और रेजिस्टेंस ये दोनों रेजिस्टेंस हमारे सीरीज में, क्योंकि अगर हम इनमें इनको एक कॉमन ब्रांच में देखना चाहें तो डेफिनेटली एक कॉमन ब्रांच में बिलोंग करते हैं। तो हम इन दोनों रेजिस्टेंस को हटा के यहां पे एक सीरीज का रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट लगा सकते हैं, जिसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, तो ये आपका 3 है, 6 और 6 ये हो जाएगा 12। तो ये आपका इस तरीके से बन जाएगा। अच्छा, अब ये दोनों रेजिस्टेंस देखिए आपके पैरेलल में, क्योंकि अगर ये पॉइंट ए पोटेंशियल पे और ये बी, तो ये दोनों ही ए बी में है। मतलब हम अब इन दोनों का आर इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। इनका आर इक्विवेलेंट कैसे आएगा, लेट्स से इसको R1 और एक को R2 कह देते हैं। तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, 3 इंटू 12 अपॉन 12 प्लस 3 15, ये आ जाएगा 5, 12/5 आपका आर इक्विवेलेंट आ जाएगा। मतलब फाइनली हमारे पास जो सर्किट बन रहा है वो बन रहा है 4.8 वोल्ट की बैटरी और 12/5 का रेजिस्टेंस। अब हमें करंट निकालना है, तो करंट होता है टोटल V अपॉन टोटल R। 4.8 अपॉन 12/5 आ जाएगा 0.4 इंटू 5, दैट इज 2 एम्पियर। तो द राइट ऑप्शन विल बी 2 एम्पियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओम्स लॉ इज नॉट ओबेड बाय। ओम्स लॉ क्या है, बड़ा सिंपल है कि भाई जब भी हम कोई पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे तो वो एक करंट देगा सर्किट में। मतलब कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस को करंट की डिपेंडेंसी भी देखना है तो एक कांस्टेंट वैल्यू से वो रिलेट होता है, जिसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। अब ओमिक रजिस्टर या ओम्स लॉ का ओबे होने का मतलब ये जो चीज है वो हमेशा क्या रहनी चाहिए, वो हमेशा कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो अगर हम ये पता लगा लें कि इनमें से किसमें रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी या कंडक्टिविटी कांस्टेंट रहती है, तो वो ओम्स लॉ फॉलो करता है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स में एक सर्टेन टेम्परेचर अगर हम मेंटेन करते हैं तो रेजिस्टिविटी कांस्टेंट, रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहता है। डिस्चार्ज ट्यूब्स में भी कांस्टेंट पे रहता है। वैक्यूम ट्यूब जो होते हैं उनमें रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होता, उनका कंडक्टेंस या उनकी कंडक्टिविटी चेंज होती है विद टेम्परेचर ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो जो ओबे नहीं करता है ओम्स लॉ, एक आप फैक्ट की तरह इस बात को याद रख सकते हैं, वो होता है वैक्यूम ट्यूब। आपको इसकी डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, कुछ क्वेश्चंस आपको फैक्चुअली याद रखने पड़ेंगे जो आपको पेपर में काफी परेशान कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The resistance of a wire is R ohm. It is melted and stretched to n times its original length. Its new resistance will be. Very interesting question. एक वायर है, उसको हमने मेल्ट किया और उसको एक दूसरे वायर में कन्वर्ट किया। पहले अगर लेंथ L थी तो अब जो नई लेंथ है वो n टाइम्स L है। देखो, अगर हमने मेल्ट किया है तो इससे हमें यह भी समझ आना चाहिए कि अगर इसका पहले एरिया A1 था फॉर एग्जांपल, है ना, तो अब इसका एरिया भी चेंज होगा। क्यों? क्योंकि मेल्ट करने का मतलब कि सेम मटेरियल यूज हुआ है। भाई सेम मटेरियल से अगर आपने लंबा वायर बनाया तो अब वो पतला बनेगा, क्योंकि मटेरियल तो सेम ही है, अमाउंट ऑफ मटेरियल तो सेम है। मतलब कि अगर हम रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देखें जो कि होता है R रो L अपॉन A, तो ये फॉर्मूला हमारे काम का नहीं है, क्योंकि अगर हम लेंथ को चेंज कर रहे हैं तो हमारा एरिया भी चेंज हो रहा है। इसका मतलब हमें इसे चेंज करना पड़ेगा, इस फॉर्मूले को बदलना पड़ेगा अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। वो फॉर्मूला कैसे चेंज होगा, तो हमें पता है कि जब मेल्ट हो रहा है, जब मेल्टिंग हो रही है, तो याद रखें जब भी मेल्टिंग या स्ट्रेचिंग के वर्ड यूज हो तो आप वॉल्यूम जो है उसे कांस्टेंट मानेंगे। लेंथ और एरिया तो दोनों ही चेंज होगा, लेकिन जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा वायर का, या वॉल्यूम ऑफ मटेरियल जो यूज्ड है वो कांस्टेंट होगा। तो इस फॉर्मूले को हमें वॉल्यूम में चेंज करना है तो हम एरिया को चेंज कर सकते हैं। हमें पता है वॉल्यूम जो होता है वो एरिया इनटू लेंथ होता है, तो हम एरिया को रिप्लेस कर देते हैं वॉल्यूम अपॉन लेंथ से, तो ये हमारा रो L स्क्वायर अपॉन V हो जाएगा। अब हम कह सकते हैं कि अगर मटेरियल सेम है, सिर्फ मेल्टिंग या स्ट्रेचिंग की गई है, तो ये भी कांस्टेंट हो सकता है और ये भी कांस्टेंट हो जाएगा। मेल्टिंग है ना, तो एक तरीके से हमारा जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ का स्क्वायर आ गया। अगर आपकी इनिशियल रेजिस्टेंस L1 था तो फाइनल रेजिस्टेंस आपका N L1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज
एन स्क्वायर L1 स्क्वायर हो जाएगा, मतलब एक तरीके से एन स्क्वायर टाइम्स बढ़ जाएगा। तो रेजिस्टेंस जो है वो एन स्क्वायर टाइम्स बढ़ जाएगा, मतलब एन स्क्वायर आर हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पे न्यूमेरिकल भी बहुत प्यारे प्यारे बनते हैं। तो मेल्टिंग और स्ट्रेचिंग का कॉन्सेप्ट ध्यान से देख लीजिए। चलिए, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब हम धीरे धीरे देखिए, पहले हमने बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात की, कंडक्शन से रिलेटेड, फिर हम ओम्स लॉ पे आए। अब हम रेजिस्टेंस के अंदर की बातों को समझना चाहते हैं कि जो रेजिस्टेंस है इसका बिहेवियर किन किन चीजों पे होता है। तो हमने लेंथ और एरिया पे तो इसका बिहेवियर देख लिया। अब हम जो बिहेवियर देखना चाहते हैं वो टेम्परेचर का बिहेवियर देखना चाहते हैं कि किस तरीके से टेम्परेचर इफेक्ट डालता है रेजिस्टेंस पे। तो रूम टेम्परेचर पे द रेजिस्टेंस ऑफ अ हीटिंग एलिमेंट इज 10 ओम। तो रूम टेम्परेचर, लेट्स से T1 टेम्परेचर पे जो रेजिस्टेंस है, जो रूम टेम्परेचर है, मान लीजिए वो 100 डिग्री सेल्सियस है, सॉरी 100 ओम है। और अगर आपने टेम्परेचर, अच्छा व्हाट इज द टेम्परेचर, तो T2 टेम्परेचर कितना होगा जिस पर रेजिस्टेंस कितना हो जा रहा है, 117 ओम हो जा रहा है। अब हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए बड़ा सिंपल है, हमें यह पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस और टेम्परेचर में रिलेशन क्या है। तो जो चेंज इन रेजिस्टेंस होता है इनिशियल रेजिस्टेंस इनटू अल्फा डेल्टा टी। यहां पे डेल्टा आर क्या है, चेंज इन रेजिस्टेंस है, आर इनिशियल इज द इनिशियल रेजिस्टेंस, अल्फा इज द थर्मल कोफिशिएंट जो आपको दिया होगा। देखिए टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ मटेरियल इज इतना, और चेंज इन डेल्टा टी तो आपको दिख ही रहा है। तो अब हम यहां से रख सकते हैं चेंज इन जो रेजिस्टेंस हमें दिख रहा है वो है 17 ओम, इनिशियल रेजिस्टेंस हमें दिख रहा है 100 ओम, अल्फा जो हमें दिख रहा है वो दिख रहा है 1.7 इंटू 10⁻⁴, और चेंज इन टेम्परेचर हमें दिख रहा है फाइनल माइनस। देखो अब मुझे ये कैसे पता चला कि फाइनल ये ज्यादा होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस जो होता है वो टेम्परेचर पे डायरेक्टली डिपेंड करता है। ये हम इससे भी देख सकते हैं, यहां से समझ आ रहा है, देखिए ना, चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी पे डिपेंड कर रहा है। तो फाइनल माइनस इनिशियल दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, जो चेंज इन टेम्परेचर है वो डिग्री सेल्सियस और केल्विन दोनों में ही सेम होता है चेंज इन टेम्परेचर, तो आपको यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब यहां से इसको देखिए, ये यहां से ऐसा हुआ और 17 से 17 कैंसिल हो गया, तो ये आपका एक और जीरो कम हुआ, ये इस तरफ आके 10⁻³ हो जाएगा, ये 1000 हो जाएगा। ये आपका T2 - 25 या 27 हो जाएगा, आई थिंक 27 गिवन था, 27 हो जाएगा ये। तो T2 की वैल्यू आपकी 1027 डिग्री सेल्सियस आ जाएगी। तो आपको जो फाइनल टेम्परेचर है वो इतना हो जाएगा। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये बहुत कम चेंज है, बट ये बहुत ज्यादा चेंज है। अगर आप ध्यान से देखें 17% का इंक्रीमेंट हो गया है आपके रेजिस्टेंस में। 17% इज अ ह्यूज इंक्रीमेंट, क्योंकि यहां पे देखिए बताया जा रहा है कि पर डिग्री सेल्सियस तो बहुत कम चेंज होना चाहिए था, मतलब टेम्परेचर बहुत ज्यादा बड़ा होगा इतना चेंज होने के लिए, और टेम्परेचर एक्चुअली में इतना इंक्रीज हमें करना पड़ेगा। फाइनल टेम्परेचर हमारा 1027 डिग्री सेल्सियस होगा। चलिए अब इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब वायर हैज रेजिस्टेंस ऑफ 3.1 ओम एट 30 डिग्री सेल्सियस, द रेजिस्टेंस ऑफ 4.5 ओम एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब हमसे टेम्परेचर कोएफिशिएंट पूछ लिया। बताया गया है कि जो T1 टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, उस पे जो हमारा वायर का रेजिस्टेंस है वो 3.1 ओम है, और हमारा T2 जो टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, उस पे ज्यादा होगा थोड़ा सा, वो है 4.51 ओम। हमें पता है डेल्टा आर इज इक्वल टू आर इनिशियल इंटू डेल्टा टी इंटू अल्फा होता है। देखिए क्या क्या हमारे पास है, ये इनिशियल मान लेते हैं, ये फाइनल। तो चेंज इन डेल्टा आर कितना हुआ इसको देखिए, तो ये जाएगा 4 और 1.4 ओम, या 1.4 लिख देते हैं, यूनिट तो सारी स्टैंडर्ड ही है। इनिशियल है 3.1, इसका ओम कैंसिल हो जाएगा। चेंज इन टेम्परेचर है आपका 30 और ये है आपका अल्फा। तो यहां से अल्फा की वैल्यू देखिए क्या आ जाएगी, 1.4 अपॉन 93, है ना। अब इसको रफली हम सॉल्व भी कर सकते हैं सीधे के सीधे, तो ये आ जाएगा आपका 1/10, ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो रफली जो आएगा ये आएगा 1 पॉइंट, तो 93 बन जा 93, बचा कितना 47, 470 के लिए जाएगा या 5 टाइम्स, है ना, 5 टाइम्स, तो 1.5 लगभग
इंटू 10⁻⁻², या फिर 0.0015, है ना, पर डिग्री सेल्सियस। अच्छा, 0.0015 नहीं आया, 1 मिनट और देख लेते हैं। तो ये 140 था, ये भी ठीक है। 3 1 3 3 9, 3 1 3, ये भी ठीक है ना। 3.1 हमारा आर इनिशियल था, 3.1 था, है ना। ओके, 4.5 इसको भी देख लेते हैं, ये भी ठीक लग रहा है। 3.1 प्लस 4.1, 3.5, 4.5, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर आपका कितना है? ओ, चेंज इन टेम्परेचर हमने यहाँ पे 30 रख दिया 70 की जगह, एक्चुअली ये 70 आएगा। इसको थोड़ा सा फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1.4 अपॉन 277, कुछ ऐसा। ठीक है, तो अब तो बहुत आसान हो गया, है ना। देखो कैसे आसान हो गया, बहुत ही सिंपल है ये, है ना। तो अगर मैं इसको हटा दूं तो यहाँ पे एक जीरो यहाँ आ जाएगा, मैं एक जीरो बढ़ा दूं, एक जीरो बढ़ा दूं। अब देखो, अब बहुत सिंपल है, रफली रफली आंसर हम गेस कर लेंगे, हमें बहुत क्लियरली आंसर दिख जाएगा। तो ये जो आएगा ये 2 टाइम से थोड़ा ज्यादा आएगा। देखो अगर हम इसको देखें तो 14 2 280 होगा, है ना। ये 2 से थोड़ा ज्यादा आएगा, मतलब अगर मैं नीचे देखूं तो 2 से थोड़ा बड़ा नंबर आएगा। तो ये जो, जब मैं इसको डिवाइड दूंगा तो ये 0.5 से थोड़ा सा कम आएगा। मतलब जो बेस्ट आंसर इसका बन सकता है 140 अपॉन 277 का, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई अगर हम कर ले, है ना, 277 इंटू 3 हम कर ले, तो हो जाएगा 1232831। ठीक, ओके। फिर से हमने यहाँ पे शायद एक मल्टीप्लिकेशन मिस्टेक कर दी, एक ही क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। 217 आएगा ये, ठीक है, 217। अब ठीक है, अब ठीक है, नाउ इट इज फाइन। तो अब हमें क्लियरली समझ आ रहा है कि ये वाला जो आंसर है, ये देखो यहाँ 20, अगर मैं रफली इसको 2 मान लूं, रफली अगर मैं इसको 0.2 मान लूं, तो ये 2 कितने टाइम जाएगा? अब ये 2 से थोड़ा सा बड़ा है ना, 2 से थोड़ा बड़ा है। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, 140 को, तो बहुत इजी हो जाएगा। 140 को 217 से डिवाइड करना, एक पॉइंट लगा दें, 0 लगा दें, और अब 3 4 6 6 से डिवाइड हो जाएगा। 6 7 जा 42 का 2 कैरी ओवर 4, 6 1 जा 6 और 4 0, 6 2 12 और 13। तो 0.6 वाला आंसर आएगा, रफली रफली आ जाएगा 0.6 इंटू 10⁻², या फिर 0.006, दैट इज योर डी ऑप्शन। तो द राइट ऑप्शन विल बी डी ऑप्शन। एक क्वेश्चन में 2 बार हमने कैलकुलेशन मिस्टेक, बट वो फ्लो में एट टाइम्स इट हैपन। चलिए, तो यहां पे हम चलते हैं आगे। लेट्स मूव टू द 20th क्वेश्चन। क्या बोल रहा है 20th क्वेश्चन? अगेन द सेम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, लेकिन एक अलग तरीके से चीजें पूछी जा रही हैं। तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर है 21 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 20 डिग्री सेल्सियस इज 20 ओम, एट 500 डिग्री सेल्सियस इज 60 ओम। तो पूछा गया है कि 25 ओम जब होगा तो टेम्परेचर कितना होगा, ये पूछा गया है। तो देखो बड़ा सिंपल है, एक बार मैं इन दोनों के लिए फॉर्मूला लगा लेता हूं और एक बार इन दोनों के लिए, ठीक है। इन दोनों के लिए क्या लगेगा? डेल्टा आर 1 इज इक्वल टू अल्फा आर इनिशियल, या R1 ही कर देते हैं क्योंकि R1 है, इंटू अल्फा डेल्टा T1, है ना। एक बार इन दोनों के लिए लगा रहा हूं और फिर एक बार इन दोनों के लिए, तो ये जाएगा डेल्टा R2, इन दोनों का भी R इनिशियल यही है, तो R1 अपॉन अल्फा डेल्टा T2। डिवाइड कर देते हैं सॉल्व करने से पहले, तो ये जाएगा डेल्टा R1 अपॉन डेल्टा R2, इन दोनों का चेंज और इन दोनों का चेंज, R1 से R1 गया, अल्फा से अल्फा गया, डेल्टा T1 अपॉन डेल्टा T2। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है, आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाता है डायरेक्ट कैलकुलेशन करने के लिए। इन दोनों का डेल्टा आर कितना आ रहा है? 500 माइनस 20 अपॉन इन दोनों का कितना आ रहा है? अच्छा, डेल्टा आर 60 माइनस 40, सॉरी 60 माइनस 20, और ये आ रहा है आपका 25 माइनस
20 इज इक्वल टू, इन दोनों का डेल्टा टी कितना है 500 माइनस 20 और इन दोनों का डेल्टा टी है टी 3 माइनस 20। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा 40 अपॉन 15, 40 अपॉन 5, ये आ जाएगा 480 अपॉन T3 माइनस 20। तो T3 माइनस 20 की जो वैल्यू है वो आपकी आ गई 60, तो T3 की वैल्यू आपकी आ गई 80 डिग्री सेल्सियस। तो द आंसर वुड बी 80 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए लेट अस लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। करंट थ्रू 5 ओम रजिस्टर, 5 ओम रजिस्टर से करंट पूछा जा रहा है। अब ये देखिए बड़ा प्यारा क्वेश्चन है बहुत सिंपल, लेकिन इसमें कंफ्यूजन कैसे बढ़ती है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए इस क्वेश्चन को तो आसान बनाएगा क्योंकि यहाँ बैटरी सेम है, तो अगर हम इसको ए पोटेंशियल और इसको बी पोटेंशियल माने तो हमें पता है यहां अगर कोई बैटरी नहीं है तो ये भी ए है, और यहां कोई नहीं है तो ये भी ए है, ये बी है और ये भी बी है। अब कंफ्यूजन ये आती है कि हमें इसके थ्रू करंट निकालना है, और हमें इसके थ्रू करंट निकालना है तो बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, जो करंट का फॉर्मूला जाएगा वो आ जाएगा वी ए माइनस वी बी डेल्टा वी अपॉन आर। अब इसका डेल्टा वी, इसका डेल्टा वी और इसका डेल्टा वी सेम होगा क्योंकि ये पैरेलल में है, तो ये आ जाएगा आपका 10 अपॉन आर 10 अपॉन 5 विच इज 2 एम्पियर। सो द आंसर विल बी 2 एम्पियर। अब कंफ्यूजन कहां आती है, कभी कभी बच्चे इसका इक्विवेलेंट सॉल्व करने लगते हैं 10 और 10 का इक्विवेलेंट, वो की जो कि सेम ही आने वाला है 10। अब वो है पैरेलल में तो पैरेलल का आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। लेकिन यहाँ R1 R2 कितना है, यहाँ रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस तो 0 है, तो वो फॉर्मूला यहाँ वैलिड नहीं होता है, वो फॉर्मूला आपको कंफ्यूज कर देगा। तो थोड़ा दिमाग खुला रखना है। ज्यादातर क्वेश्चंस में आप पोटेंशियल जैसे ही प्लॉट करेंगे, सही नोडल पोटेंशियल प्लॉट करेंगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब हम हीट के क्वेश्चन देखने वाले हैं, अगले पार्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट में जा रहे हैं। Two bulbs of 40 watt and 60 watt are connected to a 220 volt line. The ratio of resistance will be, देखो तो ये इनकी पावर दे रखी है, तो पावर का फॉर्मूला जो होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिए वो होता है वी स्क्वायर अपॉन आर। मतलब कि अगर मैं R1 की बात करूं तो वो आ जाएगा V1 स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर अपॉन P1, क्योंकि वोल्टेज तो सेम है, और R2 का जो आ जाएगा वो आ जाएगा V स्क्वायर अपॉन P2। मतलब अगर मैं R1 और अपॉन R2 के रेशियो की बात करूं तो V से V तो कैंसिल हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन P1 और V स्क्वायर अपॉन P2 से V कैंसिल हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला बन जाएगा P2 बाय P1। सेकेंड वाले की पावर 60 है, पहले वाले की 40 है, तो आंसर हो जाएगा 3/2। द राइट ऑप्शन विल बी 3:2D ऑप्शन। तो पावर के बेसिस पे भी बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चंस बनते हैं, जो कि आप अभी आके देखेंगे। जो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हमने लाए, कुछ सालों से जो देखा जा रहा है वो ये है कि पावर के बेस के क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, लेकिन क्योंकि पिछले 1-2 सालों में नहीं पूछे गए तो इस साल पूछे जा सकते हैं। तो जो भी डिफरेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे आपको पता होने चाहिए। अब देखिए बोला गया था हीट प्रोड्यूस बाय 100 वॉट हीटर इन 2 मिनट इज इक्वल टू, हीट कैसे निकालेंगे अगर पावर गिवन है तो आपको सिंपल से फॉर्मूले से लॉजिक लगाना है कि भाई पावर जो होता है वो होता है हीट अपॉन टाइम। तो जो हीट होगा वो होगा पावर इनटू टाइम। पावर है आपकी 100 वॉट, टाइम है आपका 2 मिनट। अब यहां पे आपको एक बात याद रखनी कि मिनट जो है वो एसआई यूनिट नहीं है टाइम की, सेकेंड्स है, तो आपको इसे चेंज करना है 100 इंटू 2 इंटू 60, दैट इज 120 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 10 की पावर 3। और अब सब कुछ एसआई में है तो जूल यूनिट आ जाएगी। अब मैं इसको चाहूं तो इतने पार्ट को चाहूं तो किलो लिख सकता हूं, है ना। 10 की पावर 3 के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, किलो, तो जाएगा 12 किलो जूल। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी ऑप्शन। सो क्वेश्चन ऐसे ही होंगे जो 30 से 40 सेकंड में हो जाएंगे विद कैलकुलेशन, लेकिन आपके सामने से हर क्वेश्चन गुजरना चाहिए सो दैट जब पेपर में आए तो आपको सोचना ना पड़े और आप स्पीड में उसको करते जाएं। A cell of EMF E and internal resistance R is connected across an external resistance R. The graph showing the variation of potential difference across R versus R. तो देखिए बोला कुछ ऐसे जा रहा है कि यहां पे एक रेजिस्टेंस R है और यहां पे एक बैटरी है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है।
ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस, इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस ये ए बी, तो ये वी ए बी कैसे निकालेंगे आप? देखो बड़ा सिंपल है, ये दोनों रेजिस्टेंस किसमें सीरीज में, तो जो टोटल ईएमएफ होगा वो आई, जो भी करंट होगा इस सर्किट में, इनटू आर प्लस आर होगा। अच्छा, क्या मैं इसको आई इंटू आर प्लस आई इंटू आर लिख सकता हूं? बिल्कुल। और ये आई इंटू आर ही मेरा पोटेंशियल डिफरेंस, तो मैं इसको लिख दूंगा वी ए बी, एक तरीके से यही हो गया मेरा वी ए बी, और ये हो गया मेरा माइनस आई प्लस आर। ऑल्सो मैं इस इक्वेशन से आई भी निकाल लूंगा, यहां से आई कितना आएगा मेरा, वो आएगा ई अपॉन आर प्लस आर। ध्यान से देखिएगा, अब इस आई को मुझे इस जगह रखना पड़ेगा, ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे किस किस में, मुझे पोटेंशियल वर्सेस रेजिस्टेंस में ही रिलेशन चाहिए। तो पोटेंशियल तो यहां पे है बट रेजिस्टेंस तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस रिलेशन को फर्दर सॉल्व करेंगे। तो एक काम करते हैं, इस रिलेशन इसको ऊपर ले जाते हैं, है ना, इतनी कैलकुलेशन को हम यहां लिख लेते हैं। ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें वी ए बी चाहिए, तो वी ए बी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी ई माइनस आई आर, और अगर मैं आई की वैल्यू रख दूं ई अपॉन आर प्लस आर, तो यहां से मुझे एक और सिंप्लीफाइड चीज मिल जाएगी, वन माइनस आर अपॉन आर प्लस आर। इसको मैं और सॉल्व करूं तो आर से आर कट जाएगा ई आर अपॉन आर प्लस आर। ऐसा कुछ मेरा फॉर्मूला यहां पे बन जाएगा जब मैं इसे सॉल्व करता हूं तो वी ए बी की वैल्यू को। अब देखिए, अगर मैं आर को 0 रख रहा हूं तो वी ए बी 0 आ रहा है, बिल्कुल ठीक बात है। तो इसका मतलब अगर मैं आर को 0 रख रहा हूं, रेजिस्टेंस को 0 रख रहा हूं, तो पोटेंशियल ड्रॉप 0 होना चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अब ऑप्शन या तो ये होगा या तो ये होगा, जब आर 0 है तो ये 0 होगा। लेकिन मुझे पता है कि लीनियर ग्राफ तो बन ही नहीं रहा है। देखो वी और आर के बीच में लीनियर ग्राफ बन रहा है क्या? नहीं। कैसे समझ आएगा? ऐसे समझ आएगा कि अगर मैं आर की वैल्यू बढ़ा रहा हूं तो वो लीनियरली नहीं इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि डिनोमिनेटर भी इंक्रीज हो रहा है। तो जब लीनियर इंक्रीमेंट ना हो, जब भी लीनियर इंक्रीमेंट ना हो, तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहां पे प्लस, आप इस इक्वेशन से देख सकते हैं चीजों को। आप इस इक्वेशन पे ना आए, इसी पे आ जाएं। अब देखिए आपको समझ आ जाएगा। अगर मैं इसमें r को 0 रखता हूं तो ये r अपॉन r 1 हो गया, 1 माइनस 1 0। तो v जो आना चाहिए था यहां पे, r0 पे जो v आना चाहिए था वो 0 आना चाहिए था। ठीक है, दोनों वेरीफाई कर रहे हैं। अब यहां पे मुझे पता है, अगर मैं, अब ध्यान से देखिएगा, जब मैं r को बढ़ाऊंगा तो ये वाला पार्ट बढ़ेगा, मतलब ये वाला पार्ट छोटा होगा, मतलब ये इवेंचुअली ये पार्ट बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, लीनियर नहीं बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, है ना। अब जो धीरे धीरे बढ़ेगा उसमें अगर मैं r को इंफिनिटी रख दूं तो एक तो लीनियर इंक्रीमेंट नहीं है, तो हमें पता चल गया ग्राफ ये तो नहीं हो सकता, ग्राफ ए ही है। लेकिन अगर मैं r को इंफिनिटी रखूं तो 1 अपॉन इंफिनिटी 0, तब v की वैल्यू e के इक्वल है। मतलब कि जब r इनफाइनाइट होता है, जब भी ये दिखे आपको डैश डैश, देखो ये इंफिनिटी नहीं कह सकते हम, कभी भी इस पॉइंट को इंफिनिटी नहीं कह सकते। लेकिन जब ये इस तरीके से लाइन से मिल रहा हो, जब ये पैरेलल हो रहा हो, तो मतलब ये इंफिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है। मतलब ये पॉइंट r इक्वल टू इंफिनिटी हम मान सकते हैं। जब r इक्वल टू इंफिनिटी मान रहे थे तो v इक्वल टू e आ रहा था, तो ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। तो इस ग्राफ को तो बिल्कुल दिमाग में सेट कर लीजिए, तो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया, लेकिन एग्जाम में थोड़ी करना है, ये एक स्टैंडर्ड ग्राफ है। तो इस ग्राफ को दिमाग में छाप लें, सो दैट जब पेपर में आए तो आप सीधे टिक लगा के निकल जाए कि भैया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस वर्सेस रेजिस्टेंस का ग्राफ आएगा तो ग्राफ ये लगाना है, नॉन लीनियर इस तरीके से इंक्रीजिंग ग्राफ होता है। चलिए 25th क्वेश्चन देखते हैं। फॉर अ सेल द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज 3.6। अब टर्मिनल पोटेंशियल क्या होता है ये पहले मैं आपको बता दूं। मान लीजिए किसी सेल को आप किसी रेजिस्टेंस के साथ लगाते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो इस सेल में होता यह है कि जब ये सेल से करंट जाता है तो ये जो करंट है वो इसमें भी जाता है और इसमें भी जाता है। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि इतना जो पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल ये तो बैटरी के अंदर ही ड्रॉप हो जाता है क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस होता है बैटरी का, इसी को हम कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल। तो बैटरी के बाहर जितना पोटेंशियल बचता है उसी को हम कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल या टर्मिनल वोल्टेज। तो टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू दे रखी है 3.6 व्हेन द सर्किट इज ओपन। अब देखो, अब ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है, अगर सर्किट ओपन होगा, ये तो सर्किट क्लोज है, टर्मिनल पोटेंशियल कब है, सर्किट क्लोज्ड वाले केस में। ओपन में क्या होगा, ओपन में करंट 0 हो जाएगा,
ओपन में करंट तो जीरो है, तो ओपन में क्या होता है, अगर ये जीरो है तो ओपन में याद रखना जो वी टर्मिनल होता है वो ईएमएफ के इक्वल ही होता है। ये इंटरेस्टिंग बात है, आपको याद रखनी है। पहले वी टर्मिनल, नॉर्मली वी टर्मिनल ईएमएफ के इक्वल नहीं होता क्लोज्ड में, क्लोज्ड में तो वो ईएमएफ माइनस आईआर होता है, लेकिन ओपन में तो क्या है, करंट है ही नहीं। तो ओपन में अगर करंट नहीं है तो ये होता है ओपन का रिलेशन ओपन के लिए। मतलब एक तरीके से उसने आपको ईएमएफ दे दिया है 3.6 वोल्ट। If the potential difference reduces 3 volt when a cell is connected to a resistance of 5 ohm, अगर 5 ओम है तो बोला है बताओ इंटरनल रेजिस्टेंस कितना। अब उसने इसकी वैल्यू दे दी, अब उसने बोला अगर हमने यहां 5 ओम लगा दिया तो जो टर्मिनल आया वो कितना आया, 3 वोल्ट आया। मतलब सेकंड सिनेरियो में जब हमारा ये आ गया तो ये चीज 3 वोल्ट दे दी गई है। अच्छा, अब क्या होगा, रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस है 5 ओम, तो आप इससे इक्वेट करके पहले तो आई निकाल लो, 3/5 ये आ जाएगा 0.6 एम्पियर, और अब इस 0.6 एम्पियर को यहां रख दो, तो E माइनस आई आर की वैल्यू 3 है, E की वैल्यू 3.6 है, I की वैल्यू 0.6 है, R की वैल्यू आपको नहीं पता और ये 3 है, तो 0.6 R की वैल्यू कितनी आ गई, 0.6 आ गई, R की वैल्यू आ गई 1 ओम। तो आपको जो इंटरनल रेजिस्टेंस है दैट इज 1 ओम। वो कितना है, वो है 1 ओम। बड़े छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन किस तरीके से उन्हें अप्रोच करना है वो आपको ध्यान से देखना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर इज। इन दोनों इस एडजॉइनिंग फिगर में ए और बी के बीच का पोटेंशियल कितना है। अब ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, कैसे निकालेंगे, पहले ये देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। अगर मुझे VAB निकालना है कुल मिला के, तो मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे इस ब्रांच का करंट पता होना चाहिए, और जो भी यहां का करंट है, लेट से I1 है, I1 इंटू ये पूरी ब्रांच का रेजिस्टेंस, तो कुल मिला के जो मेरा VAB होगा वो I1 इंटू 5+5 होगा, क्योंकि वो सीरीज में दिख रहे हैं, तो 10 I1 होगा। बस मुझे अब I1 निकालना है। अब मैं I1 कैसे निकालूंगा, इस सर्किट को सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए ऊपर के तीनों जो रेजिस्टेंस है वो सीरीज में है, मतलब तीनों का सम में 15 लिख सकता हूं, उनसे एक बैटरी लगी हुई है। आप देखें तो ये वो पॉइंट है A, ये भी A है, ये है C, ये भी C है ना, B अभी छोड़ दीजिए, अभी C पे रहिए, C AC, और ऐसे ही AC में एक नीचे भी ब्रांच है इस तरीके से 15 ओम की है वो भी। ये दोनों ब्रांच पैरेलल में है, अगर पैरेलल में है तो पैरेलल में जो V होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। मतलब अब हमें नीचे वाली ब्रांच से कोई मतलब है ही नहीं, हमें सीधे I1 निकालने के लिए क्या करना है, जो V है अपॉन R इक्विवेलेंट कर देना है। V कितना है इस ब्रांच के लिए, वो है 2 वोल्ट, R इक्विवेलेंट कितना है 15, इसी I को यहां रख देंगे तो हमारा VAB आ जाए, क्योंकि सीरीज में तो करंट कांस्टेंट ही होगा, तो यह जाएगा 10 इंटू 2/15, यह जाएगा 2 इंटू 2/3, 4/3 वोल्ट। द राइट ऑप्शन विल बी C ऑप्शन। तो छोटे छोटे कंसेप्ट्स का मिक्स करके क्वेश्चन बना दिया गया, लेकिन मैटर ये नहीं करता कि क्वेश्चन आसान कितना डिफिकल्ट है, मैटर ये करता है कि इस क्वेश्चन को आपको 40 से 50 सेकंड के अंदर क्रैक करना होगा। तो क्विक करना आपको सीखना है। अभी तो मैं डिटेल में जाकर छोटी छोटी बातें बता रहा हूं, लेकिन क्विक करना आपको सीखना है। चलिए लेट अस लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज इन द सर्किट शोन इन फिगर, दिस फिगर E1 इज 10 वोल्ट, तो E1 जो है वो आपका 10 वोल्ट है, E2 इज 4 वोल्ट, R1 एंड R2 आपको गिवन है 1 ओम के इंटरनल रेजिस्टेंसेस, तो R2 ओम है, ठीक है। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी 1 एंड 2, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी 1 एंड 2 का मतलब, फॉर एग्जांपल हम इसको A पॉइंट नाम दे दें, इसको B दे दें और इसको C दे दें, तो बैटरी 1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो एक्चुअली में VA माइनस VB होगा, या VA भी हम उसको कह सकते हैं, और बैटरी 2 के अक्रॉस जो होगा वो VBC होगा। कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है, हमें पता यही इनका टर्मिनल पोटेंशियल होगा, दिस इज द टर्मिनल पोटेंशियल। तो अगर बैटरी 1 का टर्मिनल हमें निकालना है तो वो आ जाएगा E1 माइनस IR, और बैटरी 2 का अगर हमें निकालना है तो आ जाएगा E2 माइनस IR2। अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखें, मैंने I सेम लिया है बिकॉज ये दोनों सीरीज में ही दिख रही हैं,
दोनों का करंट एक तरीके से ऐड हो रहा है, या दोनों एक ही करंट को प्रोड्यूस कर रही है, एक नेट इफेक्टिव करंट प्रोड्यूस कर रही है, बैटरीज कंट्रीब्यूट साथ में कर रही हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हमें दिख रहा है कि अगर हम सिर्फ रेजिस्टेंसेस फोकस करें तो R, R2 और R1 तीनों ही सीरीज में है और बैटरी भी सीरीज में है, मतलब इसका ही एक इक्विवेलेंट हम यहां पे सर्किट बना सकते हैं। E1 E2 दोनों, क्योंकि दोनों का लेफ्ट में पोटेंशियल पॉजिटिव है, लेफ्ट में हाई पोटेंशियल है, तो वो ऐड हो जाएंगी। तो ये आ जाएगा 14 वोल्ट, और यहां पे जो नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 1 + 1 2 + 2 4, तो ये आ जाएगा 4 वोल्ट। तो यहां जो करंट होगा वो वही करंट होगा जो यहां दिख रहा है। तो करंट की वैल्यू आपकी आ जाएगी V अपॉन, या बैटरी का EMF अपॉन जो R इक्विवेलेंट है, तो जाएगा 14/4, दैट इज 7/2 ओम, या 3.5 ओम, सीधे लिख लेते हैं 3.5 सॉरी एम्पियर। अब हम सीधे VA भी निकाल सकते हैं, पोटेंशियल अक्रॉस बैटरी 1, वो हो जाएगा E1 इज 10 माइनस 3.5 इंटू 1, यह जाएगा 6.5 वोल्ट, और VBC आ जाएगा E2 है हमारा 4 वोल्ट माइनस 3.1 इंटू R1 जो है 1, ये जाएगा 0.5 वोल्ट। तो हमारा जो आंसर बन जाएगा वो आ जाएगा 6.5 + 0.5, 6.5 एंड 0.5, ओके, दैट विल बी आवर आंसर। ओके, अब अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे डेफिनेटली ऑप्शंस में कोई ना कोई मिस्टेक होगी, तो हम उसको चेंज कर देते हैं। इसको हम 6.5, इसको हम 0.5 बना देते हैं, है ना, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे और कोई ऑप्शन डेफिनेटली नहीं आ रहा है। एक बार और देख लेते हैं, बैटरीज जो हैं वो 6, ओके, है ना, दोनों तरफ पॉजिटिव लेफ्ट में है तो दोनों ऐड होंगी। डेफिनेटली हमने जो कैलकुलेशन है वो ठीक की हैं, ठीक है, कोई प्रिंटिंग मिस्टेक भी नहीं है। ऑप्शन से प्रिंटिंग मिस्टेक थी तो फोर्थ ऑप्शन को हम ठीक कर लेते हैं। R1 R2 1 है, और ये 2 और 2 4 हो जाएगा, 14/4 3.5 हो जाएगा, वो भी ठीक है। 10 - 3.5, बिल्कुल ठीक है, परफेक्टली राइट, 6.5 और 0.5, तो ये हो जाएगा 7.5, ये हो जाएगा 7, और इसके अक्रॉस हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 7 और 7 14, सही जा रहा है, 14 परफेक्टली 14 है, क्योंकि इफेक्टिव 14 होना चाहिए था, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू आइडेंटिकल बैटरीज ऑफ ईच ऑफ EMF 2 वोल्ट आर गिवन इन द डायग्राम, है ना, रेजिस्टेंसेस दे रखे हैं, 1 ओम उनके इंटरनल रेजिस्टेंस है, पास अ करंट ऑफ टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 ओम, ठीक है, द पावर डेवलप्ड अक्रॉस R इज, तो देखिए अब ये पैरेलल में है, तो डेफिनेटली यहां से एक करंट I1 आएगा, यहां से एक करंट I2 आएगा, और ये दोनों यहां से ऐड होके I देंगे। हमें अगर यहाँ पावर निकालनी है तो सिंपल पावर का फॉर्मूला हमारा आ जाएगा I² × R, ठीक है ना। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम क्या करेंगे, हम इन दोनों का एक इफेक्टिव बैटरी कैलकुलेशन करेंगे। कैसे, क्योंकि ये पैरेलल में है तो हम इनका इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, इक्विवेलेंट जब पैरेलल में होता है तो फॉर्मूला जाता है E1/R1 प्लस E2/R2 अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2। इसको सॉल्व करते हैं, 2/1 2, 2/1 2, 2 + 2 4, और यह जाएगा 1 + 1 2, तो 2, तो ये इफेक्टिव आ गया 2। अच्छा, क्योंकि ये पैरेलल में है तो इन दोनों का R इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, वो भी पैरेलल की तरह जाएगा, तो वो हो जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, इसकी वैल्यू एक्चुअली आ जाएगी 0.5, तो 1 1 का पैरेलल कितना आता है 0.5, तो इसका मतलब इसका इफेक्टिव जो सर्किट है वो ऐसा बन जाएगा, ये हो जाएगा इसका इफेक्टिव सर्किट। ये आ गया 2 वोल्ट, ये आ गया 0.5 ओम, और ये आ गई आपकी 0.5 ओम। अब हमें पता है ये दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में आप I को सीधे सीधे निकाल सकते हैं, नेट EMF अपॉन नेट R 2/1 हो जाएगा, ये तो 2 एम्पियर ही आ जाएगा आपका करंट का आंसर। मतलब कि आपका करंट 2 एम्पियर आ गया, तो पावर का फॉर्मूला आ गया 2² × 0.5,
which will be equal to 2 watt. So the right option will be A option. That will be the right option. चलिए, जैसा मैंने आपको बताया हर चैप्टर में ऐसा फिक्स नहीं है कि 30 क्वेश्चंस होंगे, 35 होंगे, लेकिन 30 से 35 के अराउंड क्वेश्चंस होंगे। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी अगर मुझे लगते हैं तो मैं आपको देता हूं हर चैप्टर में। तो वो आपको बात याद रखनी है कि एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस के आंसर कमेंट डाउन करने हैं और बाकी क्वेश्चंस मेरे साथ सॉल्व करने हैं, क्योंकि फिर आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ फॉर द इलेक्ट्रिक जंक्शन इज बेस्ड ऑन। तो देखो, किरचॉफ के दो लॉ होते हैं। जो फर्स्ट लॉ है उसको हम कहते हैं केसीएल। इनका सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है ना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन से की बात हो रही है। और सेकंड जो है वो केवीएल है। तो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ क्या है? किरचॉफ्स करंट लॉ। वो ये कहता है कि किसी भी जंक्शन की अगर हम बात करें तो उसमें जो भी करंट अंदर आ रहा होता है, जो इनकमिंग करंट है, वो आउटगोइंग करंट के इक्वल होता है। सम ऑफ इनकमिंग इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग, बिकॉज ये करंट है। करंट क्या है? नंबर ऑफ चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कमिंग इन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कमिंग इन प्लस नंबर, तो नंबर प्लस नंबर तो हमेशा एक नंबर ही होगा और वो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये किस पे डिपेंड करता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। तो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ डिपेंड्स ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और जिसका आउटकम कैसे दिखता है कि जो करंट इनकमिंग है, summation of all incoming current will be equal to summation of all outgoing current। ये किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। किरचॉफ सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक नेटवर्क इज बेस्ड ऑन। तो मैंने अभी बताया सेकंड लॉ जो होता है वो हमारा केवीएल कहलाता है, जिसे हम कहते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। और हम किरचॉफ के वोल्टेज लॉ की बात करें तो वो होता है कि भाई किसी भी सर्किट की अगर हम बात करें, किसी भी अगर हम एक क्लोज्ड सर्किट की बात करें, उसमें क्लोज लूप की बात करें, तो उसमें जितनी भी बैटरीज का सम होता है माइनस जितना भी पोटेंशियल ड्रॉप होता है ऑन रेजिस्टेंसेस, उन सबका जो इफेक्टिव सम होता है वो जीरो होता है। मतलब कि जितनी भी ईएमएफ इस बैटरी के पास है वही ईएमएफ इनमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, हम ये भी कह सकते हैं। मतलब कि जितनी भी केमिकल एनर्जी यहां पे है, वही एनर्जी यहां की इलेक्ट्रिकल एनर्जी में डिस्ट्रीब्यूट होगी। मतलब ये किस पे डिपेंड करता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे डिपेंड करता है। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ जो होता है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे डिपेंड करता है। ये बात आपको याद रखनी है। हर चीज के मैं उस एस्पेक्ट को भी कवर करता हूं जहां से क्वेश्चन बन सकता है। तो छोटी छोटी बातें कि बैटरी के अंदर केमिकल एनर्जी होती है, रेजिस्टेंसेस के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिलीज होती है, डिसिपेट होती है। तो ये दोनों चीज आपको पता होनी चाहिए। चलिए अब इन्हीं केसीएल केवीएल के एप्लीकेशन देखते हैं न्यूमेरिकल बेसिस पे। इन द सर्किट डायग्राम कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू बीसी। देखो, बीसी से आपको करंट निकालना है। यहां से आपका 2 एम्पियर का करंट आ रहा है, ये 2 एम्पियर है, ये 2 एम्पियर है। तो ये तो बहुत आसान हो गया, ये 4 एम्पियर हो गया। चलो और कैलकुलेट करते हैं। ये 3 एम्पियर है, ये 2 एम्पियर है। तो बताओ यहां कितना जाएगा? तो इनकमिंग 3 है, ये 2 है, तो यहां पे आउटगोइंग की पॉसिबिलिटी बन रही है 1 एम्पियर कंजर्वेशन के हिसाब से। ये 1, ये 4, ये दोनों आके ऐड हो जाएंगे। यहां कितनी बन रही है? देखो 5 एम्पियर जो यहां दिख ही रहा है। ये 5, 3 यहां चला गया तो यहां 2 चले जाएगा। ये भी ठीक लग रहा है। तो ये सारा कुछ बन रहा है। मतलब हमारा जो ऑप्शन बन जाएगा वो कितना बन जाएगा? बीसी का 4 एम्पियर। तो ये सिंपल था, लेकिन आपको ये समझना है कि अगर हमारे पास जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें से याद रखिएगा, जैसे फॉर एग्जांपल एक्स नंबर ऑफ क्वेश्चन है तो हमेशा उसमें से 30% क्वेश्चन जो होंगे वो 40% एक्चुअली या 35% क्वेश्चन वेरी इजी होंगे। तो उन वेरी इजी में ये आ सकता है। बाकी बचे 40% मॉडरेट होते हैं, जिनमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। और बाकी मान लीजिए 25 से 30% क्वेश्चन लगभग
थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं। डिफिकल्ट मतलब हो सकता है उनमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़े, थोड़ा ज्यादा एफर्ट करना पड़े, थोड़ी ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़े। उनकी डिफिकल्टी जरूरी नहीं कि कॉन्सेप्चुअल डिफिकल्टी हो, कैलकुलेशन डिफिकल्टी हो सकती है। ऐसी ऐसी डिफरेंट टाइप की डिफिकल्टीज वहां पे एग्जिस्ट कर सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट इक्वेशन फॉर द इलेक्ट्रिकल सर्किट। इनमें से कौन सी करेक्ट इक्वेशन इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए, देखिए समझते हैं। तो अब डिफरेंट डिफरेंट यहां पे लूप्स बन रहे हैं और ये हर इक्वेशन आपको पता है केवीएल की यहां बन रही है, केवीएल। तो केवीएल के लिए हमें एक लूप की जरूरत होती है। तो अब देखते हैं किस लूप में क्या चलने वाला है। तो पहला काम जो होता है वो होता है करंट के हिसाब से पोटेंशियल के साइन को प्लॉट करना। तो ये R2 है, ये R1 है। मुझे पता है यहां करंट ऐसा है तो ये हाई पोटेंशियल पे होगा, ये लो पे होगा। करंट यहां पे भी ऐसा है तो ये हाई पे और ये लो पे होगा। डेफिनेटली यहां पे करंट ऐड हो रहा होगा, ये I1 प्लस I2 आएगा यहां पे करंट। देखिए यहां से I2 आए, यहां से I1, तो KCL के हिसाब से ऐड हो गया, तो ये भी हाई से लो होगा। हम क्या करते हैं, जितने लूप से, 3 ही लूप दिख रहे हैं, पहला लूप, दूसरा लूप और तीसरा लूप, तीनों की इक्वेशन बना लेते हैं, है ना। जैसे मैं इस E2 वाले की बनाता हूं, देखो E2, तो यहां से यहां गए तो लो से हाई पे आए तो प्लस E2, हाई से लो गए तो माइनस I2 R2, है ना। तो जब भी आप लो से हाई पे जाएंगे तो पोटेंशियल ऐड हो रहा होगा और जब भी हाई से लो जाएंगे तो पोटेंशियल कम हो रहा होगा। तो यहां से यहां गए, अब क्या करते हैं, E1 तो इधर चल देते हैं। तो देखो जब मैं इस लूप में घूम रहा हूं, जब मैं इधर जा रहा हूं तो हाई से लो जा रहा हूं तो माइनस E1, और फिर लो से हाई जा रहा हूं तो प्लस I1 R1 इज इक्वल टू 0। देखो ये इक्वेशन कहीं दिख रही है क्या आपको, E2 माइनस I2 R2 माइनस I1 माइनस, तो देखो ये इक्वेशन तो हमें नहीं दिख रही, ध्यान से देखो ये इक्वेशन तो हमें कहीं नहीं दिख रही, है ना। अब हमें पता है कि हमें या तो इस लूप की लेनी है या इस लूप की, तो दोनों के लिए लेते हैं। पहले इस वाले लूप के लिए लेते हैं, बड़े वाले की, फिर यहां से चलते हैं। यहां से यहां गए, लो से हाई गए तो E2, हाई से लो गए तो माइनस I2 R2, ऊपर चले गए, हाई से लो गए तो माइनस I1 प्लस I2 इंटू R इज इक्वल टू 0। देखो ये इक्वेशन कहीं दिख रही है, माइनस E2, अच्छा तो अगर मैं इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या ये इक्वेशन आ रही है, देखो नहीं आ रही, अभी भी नहीं आ रही, क्योंकि ये माइनस हो जाएगा तो ये प्लस होना चाहिए था, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, लेकिन फिर ये वाला भी प्लस हो जाएगा, तो ये भी आपकी इक्वेशन सही नहीं बन रही है, ये भी सही नहीं बन रही। तो अब E1 वाली बना लेते हैं, E1 यहां से स्टार्ट करते हैं। यहां से आ गए तो प्लस से माइनस मतलब माइनस I1 R1, माइनस से प्लस तो प्लस E1, प्लस से माइनस तो माइनस I1 प्लस I2 इंटू R इज इक्वल टू 0। अगर यहां देखें तो प्लस E1 माइनस I1 प्लस I2 और प्लस I1 R1 नहीं माइनस है, तो E1 प्लस में है, I1 R1 माइनस में है और ये भी माइनस में है, मतलब द राइट ऑप्शन इज डी ऑप्शन। तो केवीएल की जो राइट इक्वेशन है वो क्या है, लास्ट डी ऑप्शन की इक्वेशन इज द राइट इक्वेशन जो हमारी बनने वाली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द सर्किट shown in the figure, if the potential at A is taken to be 0, the potential at B will be। अगर हम potential at A 0 ले लें तो potential at B कितना होगा, ये पूछा जा रहा है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए बड़े सारे तरीके हैं, ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन इसको हम चाहें तो KCL KVL से तो कर ही सकते हैं, है ना। अब देखो KCL KVL से तो बहुत आसानी से हो जाएगा। ये 0 है तो ये 1 वोल्ट होगा, क्यों, क्योंकि देखो दिस माइनस दिस, हाई माइनस लो 1 वोल्ट होना चाहिए, है ना। मतलब अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बैटरी से सोचें तो VC माइनस VA कितना होना चाहिए, 1 वोल्ट होना चाहिए, उसके अक्रॉस बैटरी है। तो यहां से VC कितना आ गया, यहां से VC आ गया 1 प्लस 0 1 वोल्ट, तो ये आ गया 1 वोल्ट। अब ये 1 वोल्ट, अब ध्यान से देखना, करंट यहां जा रहा है प्लस से माइनस, तो लेट्स सी ये C है तो ये भी B होगा। क्यों B होगा, क्योंकि C B, यहां तो कुछ है नहीं तो ये B होगा। ये दोनों जब कुछ नहीं होता है, ना कोई रेजिस्टेंस ना कोई बैटरी, तो वो सेम पोटेंशियल पे होते हैं, तो ये दोनों B पे ही है ना। अच्छा आपको दिख नहीं रहा, ये B है ये D है, ये R1 है ये 2 वोल्ट, ठीक है। तो देखो मुझे समझ आ गया कि दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज, VC माइनस VB क्या है, इस रेजिस्टेंस का I इंटू R है ना। लेकिन मुझे यहां पे R तो दिया नहीं है, तो ये मैं इसका कुछ नहीं कर पाऊंगा, है ना। मुझे R नहीं दिया तो मैं इसका कुछ नहीं कर पाऊंगा।
तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहां पे अब ये डी निकालना पड़ेगा। कैसे निकालूंगा देखिए, तो ये तो मेरा सॉल्यूशन इससे नहीं हो पाएगा। मुझे पता है यहां से 1 एम्पियर है, यहां 2 एम्पियर गया, मतलब कि यहां से कितना एम्पियर आ रहा होगा बताइए, 1 एम्पियर। केसीएल से सोचिए 1 + 1 तभी तो 2 जाएगा, मतलब यहां पे 1 एम्पियर आ रहा है। तो अब मुझे पता है वीडी माइनस वीसी। मुझे एक चीज और समझ आ रही है कि इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस, इसका ड्रॉप है तो वो I × 2 है, और I कितना है यहाँ 1, तो ये 2 वोल्ट है। अच्छा VC कितना है 1 वोल्ट, तो VD कितना आ गया 2 + 1 दैट इज 3 वोल्ट। तो ये 3 वोल्ट आ गया मेरा, देखो ये 3 वोल्ट आ गया। अब मुझे एक चीज और पता है, VD माइनस VB कितना है 2 वोल्ट, तो VD माइनस VB क्या है, बैटरी का EMF है, 2 वोल्ट है। इंटरनल रेजिस्टेंस तो नहीं गिवन है, नहीं गिवन है, तो ये आ गया 3 - VB = 2 या VB = 1 वोल्ट। तो जो VB होगा वो हमारा 1 वोल्ट होगा। अब हम चाहें तो यहाँ पे इसका R भी निकाल सकते हैं, अगर हमसे बोलता तो अब हम इसको इसमें पुट करते, ये हमारा 1 है, ये हमारा 1 आ गया, तो ये तो 0 ही आ गया। इसका मतलब ये रेजिस्टेंस 0 ओम का होना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन ऐसा मतलब यहां पे एक तरीके से 0 ओम अगर ये है तो यहां पे फिर कोई करंट नहीं जाना चाहिए था, है ना। ये 1 वोल्ट, तो हम एक बार चेक कर लेते हैं, है ना, अगर हमारी ये चीज, क्योंकि ऐसा कभी कभी हो जाता है क्वेश्चन बनाते टाइम, लेकिन एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं हम। तो ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है, तो ये हमारा 1 ओम होगा, तो हमारा दिस माइनस दिस कितना होगा, वो होगा 2 वोल्ट। तो दिस माइनस दिस, VD माइनस VC जो होना चाहिए था वो 2 होना चाहिए था, तो VD जो है वो कितना होना चाहिए था, वो सही है, तो 2 + 1 3 वोल्ट होना चाहिए, तो ये 3 वोल्ट होना चाहिए था। दिस माइनस दिस 2 होना चाहिए, मतलब ये 1 वोल्ट होना चाहिए, ये भी 1 वोल्ट, ये भी 1 वोल्ट। तो यहां तो एक्चुअली में पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। पोटेंशियल डिफरेंस अगर 0 है ना, पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तो इसका मतलब यहां पे कोई रेजिस्टेंस, तो इस क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करने में डेफिनेटली कोई ना कोई मिस्टेक हुई है ना, मतलब डेफिनेटली यहाँ पे 2 एम्पियर नहीं होगा, यहाँ कुछ और होगा, बट अब क्योंकि क्वेश्चन बनाना था तो उन्होंने बना दिया, आगे का सोचा ही नहीं। अब हमने तो आगे की चीजें भी सोच ली, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ मिस्टेक होगी, लेकिन परेशान होने की बात नहीं, आपको मेथड समझ आनी चाहिए। अप्रोच है, अप्रोच क्या है, KCL लगाइए और फिर पोटेंशियल डिफरेंस के हिसाब से चीजों को कैलकुलेट कीजिए। एक चीज मैं और चेक करता हूँ यहाँ पे, अच्छा यहाँ R1 R2 गिवन नहीं है ना, नहीं तो मैं इसको भी चेक कर लेता कि ये कितना आ रहा है। तो यहाँ तो करंट आ रहा है डेफिनेटली, है ना, और इन दोनों का सम जो आएगा वो 3 आना चाहिए, इन दोनों का सम, ठीक है ना। इन दोनों का सम ही निकाल सकते हैं हम, क्योंकि इंडिविजुअल तो नहीं पता लगा पाएंगे, तो 3 ओम आएगा। तो वहां पे डेफिनेटली उस सर्किट में राइट साइड में कोई ना कोई मिस्टेक है, लेकिन हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए वो इन इक्वेशंस को बनाना होना चाहिए, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक है, ये 1 हो गया, ये 1 और 1 2 हो गया, ठीक है। 3 - 1 ही 2 होगा, तभी 1 एम्पियर आएगा। पॉइंट पोटेंशियल एट ए इज टेकन टू बी 0, यही ए था तो यहीं पे हमने 0 लिया, ठीक। चलिए, इफ 2 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट, शोन सर्किट, देन द पोटेंशियल ऑफ VB माइनस VD, यहां से अगर 2 एम्पियर आ रहा है तो VB माइनस VD कितना होगा, चलिए देखते हैं, ठीक है। देखो तो बड़ा सिंपल है, हमें पता है ये 2 एम्पियर जो है ऊपर कितना है, तो देखो एक चीज हमें समझ आ रही है कि अगर हम इसको ए लें इसको सी लें, तो ये ऊपर की ब्रांच और नीचे की ब्रांच दोनों ही AC के बीच में, मतलब कहना मैं ये चाह रहा हूं, ऊपर की ब्रांच जिसका पोटेंशियल है 5 ओम और नीचे की ब्रांच जिसका पोटेंशियल है 10 ओम, ये दोनों एक तरीके से पैरेलल में है पैरेलल में। अगर ये पैरेलल में है, अगर ये पैरेलल में है तो हम क्या कर सकते हैं, इनका इंडिविजुअल करंट निकाल सकते हैं। अब करंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है पैरेलल में, हम मान लेते हैं कि बहुत सारे तरीके हैं, वैसे एक सिंपल काम हमें करते हैं, आपके लिए सिंप्लीफाई करने के लिए मैं कर रहा हूं, ये R इक्वलेंट निकाल लेते हैं, R1 R2 अपॉन R1 अपॉन R2, R1 प्लस R2 हो जाएगा 50 अपॉन 15 10/3। तो इसका मतलब जो V आ रहा है इसके अक्रॉस VG आ रहा है, VAC, वो आ रहा है आपका 10/3 × 2,
20/3 वोल्ट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो ऊपर आई आ रहा होगा I1, वो क्या होगा? इसका V अपॉन इसका R। तो जो I1 आ रहा होगा वो आ रहा होगा VAC अपॉन ऊपर वाले का R5। तो 20/3/5 दैट इज 4/3 वोल्ट एम्पियर। और इसी तरीके जो I2 आ रहा होगा, नीचे की तरफ जो I2 आ रहा होगा वो आ रहा होगा VAC अपॉन 10, 20/3/10 दैट इज 2/3। इन दोनों का सम करके देख लो पहले कितना आ रहा है। तो 4 + 2 6/3 2, तो 2 ही आना चाहिए था क्योंकि वही डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। अब क्या करना है? अब बहुत सिंपल है, देखो हमें निकालना ये नहीं था, हमें निकालना था VB माइनस VD। तो हम एक चीज और देख सकते हैं कि भाई जो VA माइनस VB है वो क्या है? VA माइनस VB वो है इसका करंट I1 इंटू 2, है ना। जो इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस है वो इस रेजिस्टेंस का ड्रॉप है, ठीक है। अच्छा, ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा I1 इंटू 2। I1 कितना है? ये 4/3 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 8/3 वोल्ट। इसी तरीके से VA माइनस VD कितना होगा? वो हो जाएगा I2 इंटू 4। I2 कितना है? 2/3 इंटू 4, ये भी आ जाएगा 8/3। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो आप, तो VA माइनस VB माइनस VA प्लस VD इज इक्वल टू जाएगा राइट साइड में 0। VA से VA कैंसिल हो गया, VD माइनस VB आ गया 0। इंटरेस्टिंग बात यह है कि VD माइनस VB या VB माइनस VB कितना रहा है? 0। मतलब ये दोनों केस पे है, सेम पोटेंशियल पे है। ये अगर इसका पोटेंशियल V है तो इसका भी पोटेंशियल V है। ये एक्चुअली एक व्हीट स्टोन कंडीशन भी है। अब इसको हम इतनी लंबे मेथड से ना जाके 1 सेकंड में कर सकते थे। कैसे? देखो, व्हीट स्टोन की कंडीशन ये कहती है कि अगर कभी भी किन्हीं पॉइंट के लेफ्ट और राइट में, मान लो ये R1 है R2 है, इनका रेशियो कैसा है? देखो, इसका रेशियो कितना आ रहा है? 2/3। इसका रेशियो कितना आ रहा है? देखो 2/3। अगर ये R1 अपॉन R2 R3 अपॉन R4 के इक्वल है तो इस ब्रांच में कोई करंट नहीं जाएगा, इस ब्रांच में कोई करंट नहीं जाएगा। मतलब कि ये दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल है, मतलब कि इनका पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। इसको हम 1 सेकंड में भी कर सकते थे, लेकिन बाय चांस ऐसा नहीं होता। बाय चांस ये सेम रेशियो में नहीं होते, व्हीट स्टोन कंडीशन नहीं होती, तो इस तरीके से करते। तो मेरा काम है आपको बताना कि क्या क्या डिफरेंट सिनेरियोस बन सकते हैं। वो सारे सिनेरियोस मैं आपको दिखाना चाहता हूं क्वेश्चंस में। चलिए, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ब्रांच BD। BD से आपको इलेक्ट्रिक करंट बताना है, ठीक है जी। BD से आपको इलेक्ट्रिक करंट बताना है। तो ये क्लियरली दिख रहा है लास्ट क्वेश्चन से आगे आने वाले सिचुएशन में हमें समझ आया कि ये व्हीट स्टोन कंडीशन है। कैसे? अगर मैं इसको R1 मान लूं, इसको R2 मान लूं, इसको R3 मान लूं, इसको R4 मान लूं, तो व्हीट स्टोन ये कहता है कि अगर मैं R1 अपॉन R2 निकालूं तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और अगर मैं R3 अपॉन R4 निकालूं तो देखो वो भी 6/3 2 आ रहा है। मतलब दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, मतलब यहां का जो करंट है वो कितना है? वो है 0। मतलब सिंपल क्वेश्चन हो गया आपसे। देखिए कितना इजीली पूछ लिया कि इससे करंट कितना था? वो था 0। लेकिन आपसे और भी कुछ पूछा जा सकता था। तो आपको क्या करना है? आप जो भी पूछा जाए उसके लिए आपको सर्किट सिंप्लीफाई कर लेना है। कैसे? ऐसे आप इसको ऐसे बना लो, अब बीच का VD हटा ही दो, है ना, उस ब्रांच को रिमूव कर दो आप। ये है 10/5, ये है 6/3 और ये है 5 और ये 2। अब आप फर्दर जो हमने पुराने क्वेश्चन करे वैसे कैलकुलेशन को कर सकते हैं, है ना। तो अब आपको कोई परेशानी इसमें नहीं होने वाली। बेसिकली जब भी आपके पास क्वेश्चन आए, याद रखिएगा व्हीट स्टोन सिलेबस में है तो वो बिल्कुल डायरेक्ट ऐसे आपको दिखे वैसे ही आप उसकी अप्रोच लाके क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इन अ व्हीट स्टोन ब्रिज सर्किट PQRS। अब ये PQRS कहां होते हैं मैं आपको बता देता हूं। सिंपल है, तो ये P माने आप कभी भी, ये Q, ये R और ये S। व्हीट स्टोन बैलेंस होने के लिए, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन कंडीशन के लिए, बैलेंस्ड कंडीशन के लिए आपको याद रखना है P अपॉन Q जो होता है वो R अपॉन S के इक्वल होता है। अब बोला ये जा रहा है कि अब ये बैलेंस नहीं है, कितना रेजिस्टेंस सीरीज में लगाएं S के कि ये बैलेंस हो जाए। तो लेट्स से हम X लगा देते हैं, तो यहां पे भी X के साथ बैलेंस होगा ये।
तो P कितना है 7, Q कितना है 8, 12 अपॉन S प्लस एक्स। कर लीजिए इसको सॉल्व अब x के लिए, तो हो जाएगा 60 प्लस 7x 96 आई थिंक 96। ओके 7 5 जा 35 था, तो 96 माइनस 35 ही आएगा, 61 हो जाएगा। और सब ठीक है, हाँ ठीक है। किसके सीरीज में लगाना था, एस के सीरीज में लगाना था ना, S7 है। ओके यहीं से मिस्टेक हो गई, रुक जाइए। तो ये है आपका, ओके यहाँ पे 7 प्लस एक्स था, तो जाएगा 49 प्लस 7x इज इक्वल टू 96। तो ये जाएगा 7 4 7 6 जा 42 50 7 7 जा 49 10 7 1 जा 7 6.71 जो आपका है वो आंसर आएगा, मतलब द राइट ऑप्शन विल बी ए ऑप्शन। एक बार चेक कर लेते हैं, 7 6 जा 40, हाँ ठीक है बिल्कुल ठीक है। तो ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन का एक डिफरेंट तरीके का क्वेश्चन था। चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन देखिए, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट इज 0.1 ओम, इट इज कनेक्टेड टू अ रेजिस्टेंस ऑफ 3.9, द वोल्टेज अक्रॉस द सेल विल बी। तो बड़ा सिंपल है, किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपने एक सेल लगाया जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस आपको गिवन है, ये 0.1 है, ये 2 वोल्ट है और ये 3.9 ओम है। क्या करना है हमें, सबसे पहले हमें करंट निकालना है, वो जाएगा 2 अपॉन इन दोनों का सीरीज दैट इज 4, हो जाएगा 0.5 एम्पियर। हमें सेल के अक्रॉस निकालना है, हमें पता है जो सेल के अक्रॉस मान लीजिए ए है और ये बी है, तो वी ए भी निकालना है, तो हमें पता है जो सेल के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वही होगा जो रेजिस्टेंस में जा रहा होगा, तो वो आई इंटू आर ही हो जाएगा। तो 0.5 इंटू 3.9 हो जाएगा, मतलब वो 2 1 ज़ा 2 2 9 ज़ा 18 2 5 ज़ा 10 1.95 वोल्ट हो जाएगा। दैट विल बी योर आंसर। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 3 फिनिश होता है विद ऑल दी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। सारा कवरेज आपको इस चैप्टर में दिया गया है। इसी तरीके से हम मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, विच इज योर 4th चैप्टर।